सीएमए इंटर ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स कैसे आप लोग सब आना। आई होप आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से आपके एंड पे हो चुकी है। आई नो वो अच्छा ही जाने वाला है। चलो, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपके सब्जेक्ट ऑडिट के बारे में, जो मेरा भी सब्जेक्ट है। डेफिनेटली मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाले सब्जेक्ट्स के साथ। अब आप कहोगे मैम ये 30 क्वेश्चंस ऑफ ऑडिट क्या है। चलो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। एक्चुअली मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बहुत सारा रिविजन डाला था, ऑडिट के भी हमने रिविजन किए थे, तो डेफिनेटली आप सबको वो रिविजन बहुत हेल्पफुल रहा। बट उन मैसेजेस में बहुत सारे कंटिन्यूअस मेल्स हैं कि मैम समझ ऑडिट पूरा आ गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग समझ में भी आ गया, कॉन्फिडेंट भी है, ऑडिट समझ भी आ गया है, बट प्रॉब्लम ये हम थोड़े से लेस कॉन्फिडेंट है। और वो लेस कॉन्फिडेंट हम पता है क्यों है मैम। मैंने कहा बताओ। उन्होंने कहा हम लेस कॉन्फिडेंट इसलिए बिकॉज हमें ऑडिट के सारे आंसर्स बहुत सिमिलर लगते हैं। हमें लगता है हम जो आंसर्स लिख रहे हैं सब क्वेश्चन में सेम 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 वर्ड्स यूज हो रहा है। तो आप एक काम करो, आप सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बता दो मैम जो एग्जाम में जनरली आते हैं, एटलीस्ट हमें वो पता होगा, हम उसको पूरा एटलीस्ट रीड करके चले जाएंगे। उसमें अंदर क्या कंटेंट लिखना है, कैसे लिखना है, वो एक बार आप बता दोगे तो हमारे अंदर का एक फियर चला जाएगा। कौन सा फियर कि यार क्या लिखना है। क्योंकि अगर आपके इस क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन भी आ गए, वो क्रैक हो गए एग्जाम में, तो डेफिनेटली आप आराम से लिख पाओगे, आप आराम से स्कोर कर पाओगे। तो यस, कीपिंग दैट इन माइंड, आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी कि मैम बेस्ट जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है इंस्टीट्यूट के, उसका एक अलग से सेशन ले लीजिए ताकि एग्जाम से पहले हम रिवाइज तो पूरा करेंगे अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बट उसके अलावा हम ये वाले 30 क्वेश्चन तो फॉर श्योर देख के जाएंगे, ताकि इनमें से अगर 2-4 भी आ गए ना तो बस मजे आ जाएंगे। तो यस बच्चों, आपकी डिमांड को पूरा करते हुए मैं लेके आई हूँ बेस्ट 30 क्वेश्चन ऑफ योर सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। किसका? ऑडिट वाले बेस्ट 30 क्वेश्चंस ऑडिट में, जो जनरली मैंने बहुत बार देखा इंस्टीट्यूट पूछता है। तो आप मेरे से ये क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम आपको कैसे समझा कि ये वाला क्वेश्चन बेस्ट 30 में हो सकता है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ज्यादा ज्यादा पूछ सकता है। यस ऑब्वियसली हमारा एक्सपीरियंस हेल्प करता है आपको। मैंने पास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे, उसमें जब मैंने एनालिसिस किया, जनरली बहुत ऐसे क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट करता है इंस्टीट्यूट, हर 1-1.5 साल के 1-1.5 मतलब 2-3 अटेम्प्ट के बाद उसको रिपीट कर रहा है, हाँ 2-3 अटेम्प्ट के बाद उसको रिपीट कर रहा है। तो जब मैंने ये एनालिसिस किया कि रिपीटेड क्वेश्चंस कौन है जो बार बार इंस्टीट्यूट पूछता है, कीपिंग दैट इन माइंड, मैंने वहां से बेस्ट 30 क्वेश्चंस उठाए। ये सुपर 30 क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से कर लिया, मुझे ऐसा लगता है आप ऑडिट को आराम से हैंडल कर लोगे। एंड अगर आप में से कोई बच्चों ने पहले नहीं भी पढ़ा है, इट कैन बी अ गाइडेंस, इट कैन बी हेल्प टू यू, इट कैन बी अ बिट ऑफ हेल्प टू यू अगर आपने ये वीडियो भी देख लिया। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बिकॉज अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना टाइम वेस्ट करके सिर्फ इधर उधर की बातें करें। हमें पॉइंट पे आना पड़ेगा। यस, बातें तो इस तरह की होती रहेगी जब हम मिलेंगे सीएमए फाइनल में। यस, तो स्टार्ट करते हैं बेस्ट 30 क्वेश्चंस फॉर ऑडिट। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे गाइज, आई एम टेलिंग यू मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। हम यहाँ पर मैं पहले से सब कुछ आपके लिए हाईलाइट भी करके आई हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कुछ नहीं करना, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना पीडीएफ। और ऑब्वियसली अगर आपके बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आएंगे पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, तो इमीडिएटली ये पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। एंड डेफिनेटली उस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है, उसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने ज्वाइन नहीं किया। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन काफी बार आया है एंड इसको बताने के लिए किस किस फॉर्म में इंस्टीट्यूट जनरली इस क्वेश्चन को बनाता है मैंने वो भी डाल दिया। जैसे पूछ रहा है पहले में फीचर्स एंड नेसेसिटी ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट, फिर व्हाट इज कंटिन्यूअस ऑडिट, व्हाट इज द बेसिक फीचर्स ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट, व्हाट इज द कंटिन्यूअस ऑडिट। तो मैंने क्या किया है, अगर क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट 4-5 अलग तरीके से पूछता है और उसका आंसर रिमेन्स द सेम, मैंने मेरे इस पीडीएफ में हर तरीके से इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन को कैसे पुट फॉरवर्ड करता है वो सारे तरीके से इस क्वेश्चन को लिखा भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, इसको इंस्टीट्यूट ने 1-2-3 तरीके से अलग अलग तरीके से पूछा अलग अलग अटेम्प्ट में। तो मैंने तीनों तरीके से इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है मैंने वो आपके सामने लिख के लाई हूं, ताकि आपको ये पता हो कि अच्छा ये भी पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा तो भी आंसर ये है, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछेगा तो भी आंसर। यस, क्या सारे बच्चे तैयार हैं मेरे साथ? यस मैम, एवरीबडी विथ मी? यस। व्हाट आर द फीचर्स एंड नेसेसिटी ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट? गाइस, सिंस इट्स अ रिविजन,
डिटेल में तो आपको रीड करना पड़ेगा। मैं फटाफट आपको बता दूंगी कि कंटिन्यूअस ऑडिट होता क्या है, इसमें एक इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है आंसर लिखने को। पहली बात याद रखना, क्वेश्चन को रीड करो, वो क्वेश्चन में क्या मांग रहा है। इररेलेवेंट चीजें मत लिखना। मान लो कंटिन्यूअस ऑडिट की आपको 50 चीजें पता है, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, नेचर, बहुत सारी चीजें, डेफिनेशन, आपको दुनिया जहाँ की चीजें पता है, बट प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। वो सिर्फ और फीचर्स एंड नेसेसिटी पे फोकस कर रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, इससे फायदा क्या होता है, बेसिक उसके 2 ही रिक्वायरमेंट है। तो आपका भी आंसर्स इसी 2 पॉइंट के इर्द गिर्द स्टिक होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, कहीं नहीं लिखा है कि भाई तुम्हें एग्जैक्ट लॉ की लैंग्वेज या ऑडिट के टेक्निकल टर्म्स यूज करने हैं। यू कैन यूज योर इजी लैंग्वेज, बट यस योर जस्ट योर कंटेंट शुड मैच विथ व्हाट इज द इंस्टीट्यूट आंसर रिक्वायरमेंट। इजी लैंग्वेज में भी कोई चीज बताई तो भाई वो सही होता है। याद करो वो 3 इडियट्स की मूवी, याद है क्या तुम्हें? यस, मशीन का डेफिनेशन पूछा था, एक बंदे ने इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में इसको डिफाइन किया था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बट एक बच्चे ने ऑब्वियसली अपने आमिर खान ने कितने सिंपल वे में उसको डिफाइन किया कि सब बच्चों को समझ आ गया कि मशीन होता क्या है। याद है क्या उसी? यस, सिमिलरली सिंपल वर्ड्स लिखो ताकि एग्जामिनर को समझ आए क्या बताना क्या चाहते हो। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लिखते हो, आपको ही नहीं पता होता है आप क्या लिख रहे हो, व्हाट इज द सेंस ऑफ इट, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। चलो, कंटिन्यूअस ऑडिट होता क्या है? कंटिन्यूअस ऑडिट मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस, पूरे साल उस ऑडिट को करवाती रहती है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी चेक, कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी डिस्क्रिपेंसीज आ रही है वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो सकती है। तो बेसिकली कंटिन्यूअस ऑडिट इज डिफाइंड एज एन एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ऑब्वियसली ऑडिट का मेन मुद्दा फाइनेंशियल्स को ही देखना है, कंपनीज की बैलेंस शीट, पीएनएल एंड उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना है। किसी भी ऑडिट का मेन काम वही है, और उसको सही प्रेजेंट करने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, एंड उसके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो कि थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूसली अगर हम चेक कर रहे हैं तो इट बिकम्स अ कंटिन्यूअस ऑडिट। आप कहोगे मैम इसका मतलब कंटिन्यूअस ऑडिट डेली बेसिस पे होता है? यस, कंटिन्यूअस ऑडिट चलता रहता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट याद करो, यस, साल में एक बार आके स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसको चेक करता है। इंटरनल ऑडिट अगेन वो ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के अंदर एक कंटिन्यूअस ऑडिट कंटिन्यू करता है, दैट इज एन इंटरनल ऑडिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंटिन्यूअस ऑडिट का है, तो आपका भी आंसर बेस्ड किस पे होना चाहिए? कंटिन्यूअस ऑडिट। बहुत इंस्टीट्यूट पूछता है इसके फायदे क्या है, क्या फायदा होता है, तुम खुद बोलो। जब आप कंटिन्यूअसली ऑडिट कराओगे तो आपके बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से सेट होगा। अगर कोई बंदा आपके बिजनेस को डेली बेसिस पे चेक कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको पता है ना भाई फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, कोई पकड़ लेगा, कोई पकड़ लेगा, तो इंटरनल कंट्रोल्स अगर अगर इनएडिक्वेट रहे तो कंटिन्यूअस ऑडिट उसको तुरंत पकड़ लेता है। तो कंटिन्यूअस ऑडिट होने से इंटरनल कंट्रोल फेवरेबल और सही तरीके से होते हैं। ट्रांजैक्शंस अगर मेरे बहुत ज्यादा हैं तो बहुत बार बिजनेसमैन एकदम हेफाजार्ड हो जाता है। वो एक क्या क्या देखे, बिजनेस देखे, प्रॉफिट देखे, क्रेडिटर्स डीलर से डील करे, बैंक से डील करे, क्या क्या डील करे। तो जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं तो एक एंटिटी बैठा दी जाती है, एक ग्रुप इंचार्ज बता दिया जाता है कि भाई इन ट्रांजैक्शंस को रेगुलर बेसिस पे आप चेक करिए। तो दिस व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर लार्ज, continuous audit becomes a necessity, and for the better management of the entire resource of the organization a continuous audit becomes very important। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, continuous audit और उसकी necessity। डेफिनेटली इंटरनल कंट्रोल को ठीक करना, मैनेजमेंट के रिसोर्सेस को ढंग से यूज करना, एंड यस अगर आपके ट्रांजैक्शन ह्यूज है एंड बिजनेस में ओनर उतना ध्यान नहीं देख सकता तो हम एक कंटिन्यूअस ऑडिट कंटिन्यूअसली बैठा के रखते हैं ताकि कोई भी चीज हो इमीडिएटली पकड़ में आए, इमीडिएटली हम उसका चेक कर सकते हैं। गाइस देखो, आंसर सिर्फ इतना लिखने से तो काम डेफिनेटली नहीं चलेगा, आपको भी पता है। तो आंसर्स को स्टार्ट करना और थोड़ा सा एंड करना वो आपका स्किल है, एंड उसके लिए मैंने आंसर यहाँ लिख के भी दिया विद सॉल्यूशन। तो आपको ये आंसर्स थोड़े से रीड करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ टाइम एंड द एग्जाम्स आर जस्ट ऑन योर हेड। आई कैन नॉट रीड 1 to 1 लाइन जैसे मैं अपने रेगुलर बैच में रीड करती थी। अगर यही मेरा रेगुलर बैच होता तो मैं एक एक लाइन रीड करती और आपको एक एक आंसर्स लिखवाती, बट इट इज अ क्विक टॉप 30 क्वेश्चंस जहां मैं क्विकली आपको बता रही हूँ जनरली कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जाम से पहले प्लीज उसको रिवाइज करना। मेरी तरफ से सिर्फ आपको ये हेल्प कर दे रही हूँ, क्वेश्चन बता दिया, उसका मेन मुद्दा बता दिया, उसको लिखना, उसके आगे पीछे का कंटेंट आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। चलो आ जाते हैं।
अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, एंड ये आई एम टेलिंग यू मोस्ट फेवरेट इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वर्ड उसके जहन में रहता ही है, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब ट्रू मतलब सही, फेयर मतलब रीजनेबली वो अच्छा बना हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑडिटिंग। यस, state the aspect to be seen by auditor to ensure that the audited financial statement shows true and fair view. What does an auditor has to comply for ensuring true and fair view? मतलब कुल मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सही होना और उसका फेयरनेस मतलब रीजनेबल एश्योरेंस देना, इसके ऊपर कमेंट करिए कि ऑडिटर कैसे उसके बारे में आपको बताता है, ऑडिटर क्या क्या करता है, कोई भी 4 एस्पेक्ट बताइए। तो बेसिकली ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, पीएनएल, बैलेंस शीट्स, डॉक्यूमेंट्स, उन सारी चीजों को वेरीफाई करना। बट अगेन वो ही जो मैनेजमेंट उसको देगा वो उसको चेक करेगा। मैनेजमेंट कह रहा है ये डॉक्यूमेंट है इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो ऑडिटर उसको चेक करेगा। तो वो वही काम कर रहा है। इसीलिए ऑडिटर कभी भी कंप्लीट एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता। वो कहता है जो मुझे एविडेंस दिया गया उसके अगेंस्ट ये अकाउंट्स मैच हो रहे हैं, ट्रू है, एंड मुझे फेयरली जो एविडेंस प्रोवाइड किया गया है वो मुझे इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट सही लग रहा है। इसलिए ट्रू एंड फेयर बोला जाता है, ये याद रखना। तो ट्रूली एंड फेयरली रिप्रेजेंटेड अकाउंट्स मेन मुद्दा रहता है किसी भी ऑडिटर का अपने ऑडिट के प्रोसेस में, एंड उससे उसके फाइनेंशियल पोजीशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस के बारे में अच्छे से पता चलता है। तो याद रखना, एज सेड बिफोर, बैलेंस शीट में होते हैं असेट्स, लायबिलिटीज, पीएनएल में होते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस। इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज, इंड एस, गैप्स, ये सारी पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है। ऑडिटर हैज टू इंश्योर कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट है, प्रॉपर कंप्लायंसेस है, पॉलिसीज ठीक से फॉलोज है, इंड एस अच्छे से कंप्लाई हुआ है, एंड ये सारी चीजों को देख के ही फिर ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स ट्रू एंड अ फेयर व्यू। ये बातें मैंने यहाँ लिखी है, करेक्ट। तो ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे वो इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है? तो ऑडिटर चेक करता है कि सारे असेट सही तरीके से रिकॉर्डेड तो है ना, कोई अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड तो नहीं है ना, जो इंडियस उस पर अप्लाई होना चाहिए उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, कोई असेट्स इग्नोर तो नहीं हो गए, लिखना ही भूल गए, कोई लायबिलिटीज हमने अननेसेसरी तो नहीं लिख दी, करेक्ट, कोई खर्चे अननेसेसरी गलत तरीके के तो नहीं है, क्या वो खर्चे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। तो बेसिकली material asset has been omitted, all assets has been disclosed, material liability should not be omitted, proper disclosure has to be done as per the financial statements, as per the requirement of Companies Act, and अगर कोई आइटम ऐसा है जो यूनिक नेचर का है, नॉन रेकरिंग नेचर का है, क्या हमने उसको सेपरेटली डिस्क्लोज किया है कि नहीं। तो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करने के लिए ऑडिटर हर एक आइटम को अच्छे से वेरीफाई करता, उसके अगेंस्ट का एविडेंस चेक करता, एंड तब अपना ओपिनियन सेट करता है। तो याद रखना, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर का ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे बनेगा, जब वो सारी चीजों को चेक करेगा। तो टू इंश्योर द ऑडिटर ट्रू एंड व्यू तभी बोलेगा जब वो इन सारी चीजों को ढंग से वेरीफाई एंड चेक कर लेगा। यस, so this is how the question demands you the answer. What is the concept of true and fair view in relation to the auditing of financial statements done by the auditor? Yes, चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, चलो फटाफट। एसे 200 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट क्वेश्चन है। डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट एज पर एसे 200। ये आपको याद रखना पड़ता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 200 के बारे में। इसका डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। तो ऑडिट से रिलेटेड कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब एक ऑडिटर से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, एक क्या क्या प्रिंसिपल्स गवर्न होते हैं ऑडिट से रिलेटेड। अगर आपको याद है, मैंने ऑडिट पढ़ाते वक्त आपको क्लियरली एक केस स्टडी बताया था, ऑडिटर कैसा होना चाहिए, हमारा ऑडिटर कैसा होना चाहिए, हमारा ऑडिटर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए और दूसरों का काम यूज करना आना चाहिए। वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, what are the principal objects of governing an audit, what are the basic principles governing an audit। ऑडिट करते वक्त क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स आपसे एक्सपेक्टेड है, ऐसे 200 क्या बोलते हैं।
और ये जो पॉइंट्स है ना भाई, ये जो नम हाईलाइटेड है, ये भाई वहां लिखे हुए ऐसे 200 में, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। और इसको याद करने का मैंने आपको सिखाया था कि हमारा ऑडिटर कैसा हो, जल्दी से बताओ, हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो, हमारा ऑडिटर कैसा हो, वो चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखता है, हमारा ऑडिटर स्किल एंड कॉम्पिटेंट हो, वो दूसरों का काम यूज करना जानता हो, हमारा ऑडिटर ऑडिट करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करना जानता है, उसको ऑडिट एविडेंसेस यूज करने आते हैं, उसको सिस्टम पूरा समझ आता है, अकाउंटिंग सिस्टम हर ऑर्गेनाइजेशन में जिसका वो ऑडिट कर रहा है उसको समझ आता है, उसके इंटरनल कंट्रोल्स उसको समझ आते हैं, एंड आफ्टर ऑल दिस he gives a complete report and conclusion. So principles governing audit as per the SA 200 is integrity and independence of an auditor, confidentiality, skill and competent, work performed by the auditors, proper planning, evidence, accounting system को देखना, internal control को verify करना, and thereupon report देना. These are the basic principles governing an audit as per SA 200 standards on auditing 200. मैं कह रही हूँ बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 7 मार्क्स का, पहले चैप्टर बेसिक ऑफ ऑडिटिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये मैंने आपको मेरे रेगुलर बैच में पढ़ाते वक्त भी बोला था। यस और नो? तो चलो अभी तक 3 क्वेश्चंस कर लिए। कौन कौन सा? कंटिन्यूअस ऑडिट के बारे में, जहां हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ऑडिट लगातार चलते रहना चाहिए, इंटरनली करते हैं ताकि ह्यूज ट्रांजैक्शन है उस पर कंट्रोल आ सके। दूसरा, ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे डेवलप होता है, जब हम सारी चीजों को ढंग से ऑडिट करते हैं। बेसिकली वो सारी चीजें क्या है, बिजनेस का असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, उनको ऑडिट करो, उनके एविडेंसेस चेक करो, उसमें कुछ भी एरर ना हो, ठीक से सही ढंग से वो प्रेजेंट किया गया, ये सारी बातों को हम ध्यान रखते हैं। एंड कुछ अगर अनप्रेजेंटेड है तो नोट्स टू अकाउंट्स में उसके बारे में डिस्क्लोज कर देते हैं। देन मैंने डिस्कस किया व्हाट आर द प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट इज अबाउट द ऑडिटर, कि ऑडिटर कैसे ऑडिट करना चाहिए, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी रखना चाहिए, स्किलफुल एंड कॉम्पिटेंट होना चाहिए, दूसरों का काम उसको यूज करना आना चाहिए, उसकी प्लानिंग ऑन ऑडिट एविडेंसेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसको वो समझ आनी चाहिए, अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल देखना आना चाहिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिपोर्ट बनाना आना चाहिए, एंड चीजों को ढंग से कंक्लूड करना। तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। वो ऑडिट जो एक ऑडिटर आता है करने के लिए, तो हम बेसिक इससे ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। यस यस मैम। बच्चों स्पीड ज्यादा लग रही है क्या? गाइस थोड़ा सा रखना पड़ेगा, 30 क्वेश्चन है, टाइम बहुत कम है, मैं चाहती हूँ एग्जाम से पहले आप प्लीज अच्छे से पढ़ लो। आई नो यू नो, बट ट्रस्ट मी ये क्वेश्चंस का यही सही टाइम था, बिकॉज मैं चाहती थी पहले आप पूरा का पूरा जितने अपने एंड से हो सकता था मेहनत कर लो। यस, एट द एंड व्हाट मैटर्स, रिजल्ट में पास हुए या नहीं, ये लास्ट तरीका है अपने आप को पेपर में पेपर क्लियर करने का। ये वो लास्ट ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए छोड़ी थी कि भाई अगर कुछ ना हो तो लास्ट में ये देख लेना। यस, आ जाओ। ये ऑडिट नोटबुक क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, परमानेंट होता है या क्या होता है, बेसिकली ऑडिट नोटबुक के बारे में पूछ रहे हैं। अब मैं आपको फटाफट बताऊंगी। सिंपल बेटा, ये वर्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो ना तो आपको समझ आ जाएगा। कहीं पर भी आप जाते हो बेटा, मे इट बी ऑफिस, स्कूल, समथिंग, आपके बैग में एक रिविजन नोटबुक हमेशा रहता है, या रफ नोटबुक, सॉरी रिविजन क्या बोल रही हूँ, रफ नोटबुक। भाई टॉक अबाउट मेरी डॉटर के भी बैग में हमेशा एक रफ नोटबुक रहता है। हम ऑफिस में भी जब हम सब बैठते हैं, विजय सर, करण सर, सतीश सर, प्रणय सर, मैं, सिमरन मैम, हम सब, उत्कर्ष सर, जब साथ में बैठते हैं तो वी सिट डाउन, तो हमेशा एक पेपर पेन लेके बैठते हैं, कुछ पॉइंट्स आ गए, कुछ इमीडिएट, इसका मतलब वी नोटेड डाउन। तो वो जो ऑडिट पे जब कोई भी टीम गई हुई रहती है, आर्टिकल्स की, एसोसिएट्स की, क्यूटीज की, मतलब ट्रेनीज की, वो जो पूरी टीम को हम लेके जाते हैं ऑडिट पे, तो कोई असेट को वेरीफाई कर रहा है, कोई लायबिलिटी को वेरीफाई कर रहा है, कोई एक्सपेंसेस देख रहा है, कोई इनकम देख रहा है, वेरियस टाइप ऑफ एरियाज में अलग अलग लोगों को जब हम भेज देते हैं, एंड हो सकता है जो तुम्हारा सीनियर है, जो स्टार्ट ऑडिटर, मेन ऑडिटर है, वो हफ्ते में 2 बार विजिट करता है, तो आप उसको हर एक चेक के बाद फोन करोगे क्या, सर 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 आज ना ये वाले ट्रांजैक्शन में मुझे कुछ गड़बड़ लगा, या सर 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 ये ट्रांजैक्शन बहुत सही है, यहाँ पर बहुत अच्छे से एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए। नहीं, आप क्या करते हो, आप सारी चीजों को नोट डाउन करते रहो। रोज दिन में आप गए, जिन्होंने एसेट एरिया को वेरीफाई किया, हाँ फिक्स एसेट सही से वेरीफाइड थे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ढंग से था, बिल्स अवेलेबल थे, वाउचिंग वेरिफिकेशन में सारा सपोर्ट मिला, एनालिसिस भी सही तरीके से हुआ, एक्सपेंसेस हमने चेक किए, प्रॉपर बिजनेस के रिलेटेड था, सही तरीके से हुआ, पिछले साल से हमने उसको कंपेयर किया, जितना पिछले साल खर्चा था उससे 10% का ही इंक्रीज है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। फिर हो सकता है किसी खर्चे में मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही होगी, वहां पर हो सकता है फ्रॉड हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा होगा, बट आप हर बात पे फोन थोड़े करोगे अपने सीनियर को। फर्स्ट यू नोट डाउन एवरीथिंग,
एंड देन व्हेन यू ऑल सिट फॉर अ डिस्कशन, हम उसको डिस्कस करते हैं, एंड डिस्कशन के समय आपका जो डिस्कशन पॉइंट आता है हम उसको भी वहां कंक्लूड करते हैं, वहां लिखते हैं, फिर मैनेजमेंट के साथ बैठ के इसको डिस्कस करते हैं। तो इफेक्टिवली पूरे ऑडिट को करते दौरान जो भी चीजें आप जैसे भी एविडेंसेस देख रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ऑडिट प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, जैसे भी आप अपना ऑडिट कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन तो करोगे ना। दिमाग में इतनी सारी चीजें तो नहीं रख सकते ना, एक ही क्लाइंट थोड़े जिसका हम ऑडिट करते हैं, इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो हर चीज को जो एक जगह आप नोट डाउन करते हो, दैट इज योर ऑडिट नोटबुक, दैट्स इट। तो बेसिकली anything, everything which is, it is a bound book, it is a permanent record which maintains clearly, completely and systematically everything which you have come across during the process of audit, may it be good, may it be bad, may it be you have to bring into the information of the main auditor, या फिर उसको मैनेजमेंट से डिस्कस करना है। एंड ऑडिट नोटबुक में सारी चीजें लिखने के कारण एक फायदा क्या होता है, आपके सीनियर को पता होता है आप काम कर रहे हो। दूसरी बात, मैनेजमेंट के साथ कभी डिस्कस करना हो तो फुल प्रूफ ऑफ रेडी हो कि भाई ये चीज ऐसे थी, मैंने लिखा है, मेरे दिमाग में परमानेंट है, देखो मैंने नोटबुक में भी लिखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यस, ऑडिट नोटबुक मेंटेन करने के ये फायदे होते हैं। तो ऑडिट नोटबुक जब आप मेंटेन करते हो तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखो, क्या बिजनेस का स्ट्रक्चर है, मेमोरेंडम और आर्टिकल क्या बोलता, प्रीवियस ऑडिटर क्या था, कंपनी आपने मैनेजमेंट से कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन लिए हैं, कौन कौन सी बुक्स मेंटेन होती है, क्या उनके अकाउंटिंग मेथड्स है, इन बिजनेस का की मैनेजरियल पर्सन कौन है, कहाँ कहाँ एरर ऑफ फ्रॉड आपसे डिस्कवर्ड हुआ, किस मैटर पे आपको फर्दर क्लेरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए, एंड स्पेशल पॉइंट्स जो चाहते हो आप अपने मेन ऑडिटर के नोटिस में लाने का, मतलब अपने सीनियर के। तो बेसिकली दिस इज ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट योर ऑडिट नोटबुक, जिसका नाम कितना फैंसी दे दिया है, ऑडिट नोटबुक। कुछ नहीं, एक नॉर्मल नोटबुक है जहां आप स्टार्ट टू एंड जिस भी क्लाइंट को ऑडिट करने जा रहे हो उसमें जो भी आपने जो भी चीज किया, प्लानिंग से लेकर एविडेंस से लेकर प्रोसीजर से लेकर एवरी कंक्लूजन तक, वो सब रिकॉर्ड किया जाता है। एविडेंसेस जो आपने चेक किए, एवरीथिंग इज नोटेड डाउन एट वन प्लेस एंड इट एक्ट्स एज अ फ्यूचर एविडेंस ऑल्सो कि ऑडिटर अपने काम को लेकर नेग्लिजेंट तो नहीं था। यस, दैट्स ऑल फॉर ऑडिट नोटबुक। अच्छा लगा क्या? अगेन आई एम टेलिंग यू, ये कम से कम 6 बार आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज करके जा। यस, यस मैम, मजा आ रहा है तो एक बार बता देना यस मैम मजा आ गया। इस तरीके के सेशंस डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहूंगी कि इस तरीके के सेशंस लास्ट में ही होने चाहिए, डेफिनेटली, बिकॉज एक बच्चे को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एज अ टीचर वी एक्सपेक्ट, इंस्टीट्यूट भी आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहा है, तो पढ़ के पूरा जाओ। बट हाँ, लास्ट में अगर कुछ ना ऑप्शन हो तो अगेन दिस इज योर बेस्ट वे आउट। चलो अगेन, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, 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 ऐसे 4 बार इंस्टीट्यूट ने पूछा। सिंपल, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर में शादी है या कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टीज है, या कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप क्या बोलते हैं? चलो सब मिलके एक बार प्रोग्राम बना लेते हैं कि एग्जैक्टली करना कैसे है, ट्रिप पे जाना कैसे है, सुबह उठना कैसे है, कहाँ से ट्रेन लेनी है, फ्लाइट लेना है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किधर किधर घूमना है, कहाँ कहाँ पार्टी करनी है। ये सारी चीजें जो आप प्लानिंग करते हैं ना भाई, कैसे करते हैं? हवा में नहीं, यू नोट इट डाउन, यू राइट इट समवेयर, यू रिकॉर्ड, यू आप लिख लेते हो। क्यों? अगेन भूल जाएंगे, पहली चीज। दूसरी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, हर किसी को अपना अपना हमें एरिया डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लिखा हुआ ज्यादा है, अच्छा ट्रैवलिंग आप देखना, खाने पीने का आप देखना, सामान का आप देखना, लॉजिंग आप देखना, ये सारी चीजें होती है। सिमिलरली जब आपका टीम पूरा एक ऑडिट पे जाने वाला है, एक बड़ी कॉर्पोरेट की ऑडिट पे जाना है, आपको रिलायंस की ऑडिट पे जाना है, एक सिंगल ऑडिटर तो जाएगा नहीं, वो टीम लेके जाएगा, आर्टिकल की, एसोसिएट की, क्यूटी की, मैनेजर की, सीनियर मैनेजर की, डायरेक्टर की, पार्टनर की। उस पूरी टीम में हर एक बंदे का अपना अपना एरिया होगा, उसको बोला जाएगा तू एक्सपेंस ऑडिट करना। कैसे करना है सीनियर को बताना पड़ेगा, भाई वाउचिंग करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगेंगे, इंटरनल कंफर्मेशन मांगेंगे, बहुत सारी चीजें, एक प्रोसेस होगा आपको फॉलो करना है। या फिर ये एक बहुत ही डिफिकल्ट एरिया जैसे कि इन्वेंट्री, वहां पर आपको एक अलग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो जो बंदा उसकी ऑडिट के लिए आप लेके जा रहे हो उसको आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। बेसिकली ऑडिट प्रोग्राम एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 300 कहता है, इट इज द रिटन प्लान है भाई, फॉर containing the exact details how are we gonna conduct a particular audit। तो मैंने इसको क्लिक करवाया, लिंक करवाया आपके ट्रैवलिंग प्रोग्राम से। या घर में कोई शादी है, उसका पूरा प्रोग्राम हम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? सगाई इस दिन है, सगाई में क्या लेना क्या देना, शादी में रिसेप्शन में क्या खाना क्या पीना,
सारी चीजें प्लानिंग जो होती है वो नोट डाउन होती है ताकि सिस्टमैटिकली हो, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से हो, जिसको जो काम दिया गया है वो उसके लिए जिम्मेदार रहता है। तो ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट अ प्लान of how an entire audit will be done so that it is successfully done. Auditors ढंग से ऑडिट करे, क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू या फेयर है, उसके ओपिनियन सही जाए, कोई भी क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड वॉट एवर ओपिनियन इज गिवन इट इज बेस्ड ऑन करेक्ट एविडेंसेस एंड सोर्सेस। यस, तो यही बोला गया है एज पर ऐसे 300 audit program is a written plan containing the details with regard to a conduct of a particular audit, proper distribution of audit work, reliance, how much reliance has to be placed on internal control, फिर जिसको भी काम दिया गया है उस काम को अच्छे से करे, प्रीवियस ईयर का ऑडिट प्रोग्राम कैसा था उससे एक बार कंपेयर कर लो, जैसे कि प्रीवियस ईयर में जब हम कहीं घूमने गए थे सारे दोस्त, उसका एक्सपीरियंसेस से करंट ईयर के प्लान में थोड़ा चेंजेस लाओ, वही सारी चीज़ें। तो ऑडिट प्रोग्राम के फायदे क्या है, एक रेडी चेकलिस्ट है कि कौन से एरिया को कैसे ऑडिट करना है, क्लियरली आपने अपनी टीम को असाइन कर दिया है, प्रॉपर एलोकेशन हो गया, कितना डीप ऑडिट होगा वो क्लियरली हमने बता दिया है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर विच एरिया ये प्रॉपरली एलोकेटेड है, एंड काम में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, जैसा एक पार्टनर चाहता था उस फर्म का ऑडिट होना उस पर्टिकुलर एरिया में, वैसे ही सारे लोगों ने ऑडिट किया। समझ आया? सोचो ना बेटा, जितने ब्रेन्स उतने दिमाग, बट जो हेड सीनियर है पूरी टीम का, फर्म का, सीए फर्म का, वो इतनी एक्सपीरियंसेस से चाहता है कि ये एरिया ऐसे ही ऑडिट होना चाहिए बिकॉज बहुत ही क्रिटिकल एरिया है, और मैं एज अ न्यू ज्वाइनी अगर जाऊं तो हो सकता है मैं वैसे ऑडिट ना करूं बिकॉज माई ब्रेन इज डिफरेंट, इट फंक्शंस डिफरेंटली। मेरे सीनियर ने पहले ही मुझे कह दिया, भाई तो अपना दिमाग मत लगा, दिस इज द प्लान, दिस इज द ऑडिट प्रोग्राम, यू हैव टू फॉलो दिस एंड ऑडिट दिस पर्टिकुलर एरिया। समझ आ गया क्या बच्चों? ऑडिट वर्किंग पेपर्स, यस, जो हम सारी चीजों को एक जगह लिख लेते हैं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन हो। ऑडिट वर्किंग पेपर्स कैसे ऑडिट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो अमंग द टीम, ढंग से अकॉर्डिंग टू द प्लान्ड वे ऑडिट हो, इट इज नोन एज ऑडिट प्रोग्राम। यस, समझ आ गया क्या बच्चों यहां तक? यस मैम। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब इंटरकनेक्टेड है बेटा, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट प्रोग्राम, अब आते हैं ऑडिट एविडेंसेस। अगेन अब समझो, शादी की सब प्लानिंग तो हो गई कि अच्छा शादी में केटरर ये होगा, तो सजाने वाला ये, डेकोर वाला ये होगा, तो कपड़ों की स्टाइलिंग ये देखेगा, सब 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 तुमने फाइनल कर लिया। अब फाइनल होने के बाद कोई तो एक बंदा होता होगा ना आपकी पूरी टीम में, मान लो अब केटरर को पेमेंट करना है तो कितना करना है, जो डिसाइड हुआ और जो काम एक्चुअली हुआ वो मैच हो रहा है या नहीं, डेकोर में जो डिसाइड हुआ और जो एक्चुअल हुआ वो मैच हो रहा है या नहीं। सिमिलरली ऑडिट प्रोग्राम में हमने सब डिसाइड तो कर लिया, इन्वेंट्री ऐसे ऑडिट करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स ऐसे ऑडिट करेंगे, एसेट्स ऐसे ऑडिट करेंगे, रिसीवेबल्स ऐसे ऑडिट करेंगे, पेबल्स ऐसे ऑडिट करेंगे, ये सारी चीजें हमने सोच तो ली और हमने डिसाइड कर लिया, फिर हम मैनेजमेंट के पास बैठेंगे, करेक्ट, हम अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस जो सोचा है वो ऑडिट करेंगे। बट ऑडिट करते दौरान हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी ना भाई, ये जो खर्चा लिखा है इसके अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट है क्या नहीं, ये जो असेट तुमने खरीदा है इसके अगेंस्ट प्रॉपर आपको अथॉरिटी थी या नहीं, क्या आपने अप्रूवल लिया था, क्या आपको जरूरत थी क्या। इसका मतलब अब जब आप ऑडिट एक्चुअल करने जाते हो अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग, आप उनसे उन सारे आइटम्स को चेक करने का क्या मांगते हो, एविडेंस, कि जो आप अपनी बुक्स में दिखा रहे हो वो क्यों आया, उसके अगेंस्ट आपके पास क्या प्रूफ है, अगर कोई खर्चा आ रहा है तो वो क्यों हुआ, और अगर हुआ तो क्या उसका सपोर्टिंग है, अगर बैंक में आप कह रहे हो इतना बैलेंस है तो क्या उतना बैलेंस है, और अगर है तो जरा हमें बताइए, बैंक से कंफर्मेशन दिलाइए, एंड अगर दोनों में मिसमैच है तो क्या दे दो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो याद है बच्चों, ये सारी चीजें जो आप अपनी चीजों को कलेक्ट करते हो सो दैट कि भाई हमने ऑडिट करते वक्त सारे एविडेंसेस देख के ऑडिट किया है, तो कभी भी ऑडिटर विल नॉट बी लायबल फॉर एनी रॉन्ग थिंग, फॉर एनी नेग्लिजेंस। तो हमेशा ऑडिट एविडेंसेस को सही तरीके से कलेक्ट करो एंड सही तरीके से उसको चेक करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आप उस सपोर्टिंग पे रिलाय नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप उनसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, फिर भी अगर आपको ना मिले तो आप उस पार्टी को फोन करके आप उनसे अपनी एक्सटर्नल कंफर्मेशंस भी मांग सकते हो, ऑडिटर को ये परमिशन है। तो ऑडिट एविडेंसेस कैन बी एनी, could be document within the organization, external confirmation,
या वो एनालिटिकल्स, स्टैटिस्टिकल्स, बार ग्राफ की हेल्प से प्रीवियस या करंट ईयर को कंपेयर करके स्टैटिस्टिक्स का भी यूज कर सकते हैं. तो एनीथिंग विच इज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड्स टू बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ द एविडेंसेस प्रोवाइडेड, एंड दोज एविडेंसेस कैन बी ऑफ द एंटिटी या आउटसाइड द एक्सटर्नल कंफर्मेशन. देखो, while auditing, auditor comes across various assertions of the management. These assertions are then taken care by the auditor. Accordingly, they express their opinion. Evidences is the basis on the basis of which their audit technique and procedures are determined. Audit evidences can be based on the accounting records or external outer confirmation. कितना ऑडिट एविडेंसेस आपके लिए अच्छा है, कितना और चाहिए, या डिपेंड करेगा आपका कितना इंपॉर्टेंस है उस ऑडिट का. एम आई क्लियर? उस ऑडिट एविडेंसेस का, उस पर्टिकुलर आइटम का कितना मटेरियल है वो आइटम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेगी. अकॉर्डिंगली आप अपना ऑडिट एविडेंसेस डिसाइड करोगे. यस, तो अगेन continuous audit is done. We are done with the audit notebook, audit procedure, audit evidences, principle of standards of auditing. एंड एक और एक अच्छा क्वेश्चन किया था, फटाफट बता देती हूँ. हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग के पहले ये ट्रू एंड फेयर व्यू वाला, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट चैप्टर से, बेसिक ऑफ ऑडिटिंग से. अगला क्वेश्चन आ जाता है अगेन, इंटरनल ऑडिट क्यों जरूरी है? इंटरनल ऑडिट इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द मैनेजमेंट. अगेन सिमिलरली वेरी मच सिमिलर टू योर कंटिन्यूस ऑडिट, कि भाई इंटरनल ऑडिट क्यों जरूरी है? जब साल में एक बार आके ईयर एंड पे ऑडिट हो ही नहीं वाला है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो क्यों हम इंटरनल ऑडिट करा रहे हैं? क्या जरूरत है इंटरनल ऑडिट कराने का? अगेन डोंट लर्न इट बाय हार्ट. सिंपल सोचो, एक होता है साल में एक बार दिवाली की सफाई कराना, और एक होता है डेली बेसिस पे कराना. बताओ दोनों में क्या फर्क है? करते तो आप दोनों घर में, आपके पेरेंट्स डेली झाड़ू, फर्शी, बर्तन, कपड़े सब करवाते, एंड ईयरली भी हम वही काम कराते जहां पर हम पूरा घर वापस से क्लीन करते. दोनों में क्या फर्क है? डेली बेसिस क्लीन करने से थोड़ी चीजें सिस्टमैटिकली रखती है, ताकि जब डायरेक्टली दिवाली पे हम क्लीनिंग करते हैं ना, तो इतना बर्डन एक साथ नहीं आएगा. करेक्ट? आया ना? एंड डेली बेसिस पे क्लीनिंग कराने पे कोई भी छोटी मोटी अगर कुछ चीजें घर पे ठीक नहीं है तो हम इमीडिएटली रिपेयर करा लेते हैं. हाँ, मेजर कुछ करवाना है तो हम दिवाली पे करा लेते हैं. सिमिलरली यही होता है इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट में. इंटरनल ऑडिट में हम डेली बेसिस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थोड़ी अगर कोई भी एरर, फ्रॉड्स या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सिस्टम अगर ठीक से नहीं चल रहा है, तो हम डेली बेसिस पे सफाई करते रहते. वो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है. एंड डेली इंटरनल ऑडिट करने से क्या फायदा होता है? आपकी गलतियां बहुत बड़ा रूप नहीं लेती है. अदरवाइज अगर आप डेली बेसिस पे ऑडिट नहीं करोगे तो हो सकता है कोई चीज गलत आ रहा है तो गलत चलता रहेगा, और एंड ऑफ द डे वो ब्लास्ट हो जाएगा. इतना बड़ा वो एरर होगा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. सिमिलरली सेम थिंग जैसे आप डे टू डे लाइफ में करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहता है मेरी सफाई डेली भी करना ताकि मैं अच्छे से दिखूं, और ईयर एंड पे भी किसी को बुला के एक बार दिखवा लेना ताकि मैं और अच्छा दिखूं. समझ आया? तो बेसिकली द नीड ऑफ इंटरनल ऑडिट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, रिस्क बहुत इन्वॉल्व हो गया है, इंटरनल कंट्रोल का सिस्टमैटिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस मॉडल्स बहुत अलग अलग टाइप के हो गए हैं, एंड टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है. तो इन सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंटरनल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इंटरनल ऑडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आजकल के लिए, मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज कारों की भी रिक्वायरमेंट है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज का सही तरीके से कंप्लायंस लास्ट ईयर एंड पे नहीं देख सकते हो, थ्रू आउट द ईयर देखना पड़ता. MIS मेंटेन करना, एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस सही हो, कोई प्रॉब्लम बहुत लंबा ना खिंच जाए, तुरंत सॉल्व हो जाए. फिर एडिक्वेट, रिलायबल एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेली बेसिस पे मिलता रहे, ताकि कभी भी कहीं लोन लेना है तो बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, हमें किसी शेयरहोल्डर को देना है तो प्रॉब्लम नहीं है. करेक्ट? इंटीग्रल पार्ट एंड असिस्टेंट टू मैनेजमेंट. अगर हमें किसी का नया बिजनेस एक्वायर करना है, हमें नया बिजनेस सेटअप करना है, तो बहुत सारी चीज़ों में अगर डेली आपकी चीज़ें बहुत सही से स्ट्रीमलाइंड है तो कोई भी चीज़ करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी डेली बेसिस पे आपका ऑडिट हो रहा है. तो इंटरनल ऑडिट इज नथिंग, ऑन अ डेली बेसिस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के सही तरीके से सफाई करते रहना, चीज़ों को सही इनकॉर्पोरेट करते रहना, चीज़ों को और स्ट्रीमलाइन करते रहना. दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इंटरनल ऑडिट. देन आ जाते हैं वही स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में क्या फर्क है. स्टैट्यूटरी ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ
इंटरनल ऑडिट जनरली लोग अपने कन्वीनियंस से करते हैं ताकि बिजनेस में चीजें स्ट्रीमलाइन रहे, ताकि क्रिटिकल रिव्यू बीच बीच में मतलब एक दिन में ऑडिट कराने से अच्छा डेली बेसिस पे कराते रहो, करेक्ट। यहाँ पर शेयर स्टैच्यूटरी ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। ये अपॉइंट होता है बोर्ड से। ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपलसरी है। ये मैनेजमेंट अपने हिसाब से अपनी चीजों के हिसाब से एडहेरेंस करता है। यहाँ पर शेयर होल्डर का रोल बहुत है उसको हटाने के लिए, यहाँ बोर्ड का रोल है। यहाँ शेयर होल्डर अपॉइंट करता है, हटाता भी शेयर होल्डर, तो रेम्युनरेशन भी कौन देगा? फिक्स करेगा शेयर होल्डर। बोर्ड बुलाता है, बोर्ड हटाता है, तो रेम्युनरेशन भी कौन फिक्स करेगा? बोर्ड। ये रिपोर्ट किसको देंगे? जिन्होंने submitted to the appointing authority, they submit it to the board. It can be independent. यहाँ पर ऑडिटर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। स्टैच्यू ऑडिटर हैज टू बी इंडिपेंडेंट, बट इंटरनल ऑडिटर कैन बी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय, इट कैन बी आउटसाइड ऑल्सो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैच्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिट? और मैंने उसको सिंपल लाइन में समझाया। इंटरनली कोई चीज आप डेली बेसिस पे ठीक करते रहते हो तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होती। अब रोज सफाई कराना है, हफ्ते में एक बार कराना है, मंथ में एक बार कराना है, ये आपका डिसीजन होता है, करेक्ट। बट जनरली हम साल में एक बार दिवाली की सफाई होती है बिकॉज दिस इज व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन। तो याद रखना बच्चों, स्टैच्यूटरी ऑडिट एक कंप्लायंस है जो होता ही होता है। इंटरनल ऑडिट इज एज पर द मैनेजमेंट एडहेरेंस एंड डिसीजन सब्जेक्ट टू ऑडिट कमिटी ऑल्सो। यस, यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ आ गई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैच्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिट, या स्टैच्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट? चलो अगला क्वेश्चन। द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड इंटरनल चेक सिस्टम रिड्यूसेस द वर्क ऑफ द ऑडिटर बट डज नॉट रिड्यूसेस हिज लायबिलिटी। मतलब सिंपल बात समझो, इस क्वेश्चन का मतलब आपको पता है क्या? अ गुड इंटरनल चेक, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक बहुत अच्छा है। इंटरनल चेक का मतलब इंटरनल कंट्रोल, हर चीज बहुत सिस्टमैटिक कर रखी है। मतलब अगर मुझे किसी का एम्प्लॉय का रिम्बर्समेंट भी करना है, अगर मुझे किसी एम्प्लॉय का कुछ भी रिम्बर्स करना है, करेक्ट, उसका तो हमारा सिस्टम बहुत सही है। एम्प्लॉय को पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसके साथ बिल अटैच करना पड़ेगा, एचआर को देना पड़ेगा, एचआर उसके बॉस से चेक करेगा कि क्या वो बंदा उस ट्रिप पे गया था, फिर कितना पेमेंट हुआ, उसके अकाउंट से उसका बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। मतलब एक पूरा एक प्रोसेस अलाइंड है, तब जाके हम उसको रिम्बर्समेंट करते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट एन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक, जो बहुत अच्छे से हम हर एक एरिया में एज अ ऑर्गेनाइजेशन बना रखें, चाहे वो खर्चों की बात हो, इनकम की, असेट प्रोक्योर करना हो या लायबिलिटी पे करना है, बहुत ही सिस्टमैटिकली हमने स्टार्ट टू एंड एक कंट्रोल प्रोसेस बना। अगर आपको पता है स्टैच्यूटरी ऑडिटर का मैंने जब कहा था प्रिंसिपल्स गवर्निंग इससे 200, वहां पर क्लियरली कहा गया था एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर के वर्क को रिलाई कर सकता है और यूज कर सकता है। एंड सेम अप्लाइज, स्टैच्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकता है। कितना रिलाई करना है वो डिसीजन एक स्टैच्यूटरी ऑडिटर का होता है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, मान लो मेरा इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल बहुत 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 अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का, एज अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर मैं उस इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई भी कर रही हूँ, और मैंने अकॉर्डिंगली अपना ऑडिट प्रोग्राम, अपनी प्लानिंग, अपने एविडेंसेस अकॉर्डिंगली डिसाइड किए। इस कारण से मैंने 100% एविडेंसेस चेक नहीं किए, मैंने सेलेक्टेड एविडेंसेस चेक किए। क्या किए? सेलेक्टेड एविडेंसेस चेक किए। तो बच्चों याद रखना, अगर चीजें अच्छे से हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो एज अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर यू कांट टेल कि आपने इंटरनल चेक पे रिलाई किया था, आपने रिलाई किया था, ये आपका डिसीजन था, कहीं से कहा नहीं गया कि आपको रिलाई करना पड़ेगा 100%। आपको लगता है रिलाई करो, आपको लगता है आप नहीं रिलाई करो। अगर आप रिलाई करोगे तो आप अपना ऑडिट प्रोग्राम वैसे बनाइए, अगर आप रिलाई नहीं करोगे तो आप अपना ऑडिट प्रोग्राम वैसे बनाइए। बट ये कह देना कि आपने इंटरनल वर्क पे रिलाई किया, अकॉर्डिंगली ऑडिट डिसाइड किया, दिस डज नॉट एक्सक्यूज यू फ्रॉम एनी नेग्लिजेंस। तो अगर फ्यूचर के ऑडिट में कोई नेग्लिजेंस पाया गया, अगर कोई भी नेग्लिजेंस पाया गया, आप गलत फॉल्ट पे आए, दैट इज क्लियरली सेड आपने रिलाई किया था, तो अगर कुछ गलती हुई तो ये लायबिलिटी आपके सर पे। देखो, in any organization, auditor is appointed to authenticate the books of accounts and on the evidences. He has to be unbiased for it. But डिटेल चेकिंग करना है, टेस्ट चेकिंग करना है, ये वो डिपेंड करता है ऑडिटर को कितना ऑडिट में एविडेंसेस में काम करना है।
अगर वो सोच रहा है मैं ऑडिट इंटरनल चेक पे रिलाई करूं और अकॉर्डिंगली वो टेस्ट चेकिंग करता है एंड बाद में पता चलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड उसके लिए वो नेग्लिजेंट पाया जाता है स्टैच्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट से कि उसने इंटरनल चेक पे रिलाई किया. इट कैन नॉट गिव एन एक्सक्यूज टू दिस. He will be responsible for the negligence, and that is the reason we tell internal check helpful hai, but yes, it can act as a liability also. However, such reliance simultaneously increases the risk of the auditor. This is because even a sound internal check system cannot guarantee can there be no error and fraud. Thus, when the auditor applies test checking instead of detailed checking, there is a possibility of errors and he will be held responsible for that irrespective internal check कितना भी अच्छा था. क्या बच्चों ये समझ आ गया क्या? क्या बच्चों ये 10 क्वेश्चंस आपको समझ आ गए क्या? क्विकली बताएंगे एवरीवन. गुड टू गो. गुड टू गो. तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे बेसिक ऑफ ऑडिटिंग, बच्चों फटाफट इधर ही आओ, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ आपके लिए, बट मैं कुछ भी ऐसे स्किप नहीं कर रही हूँ. बेसिक ऑफ ऑडिटिंग के चैप्टर का प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, ऑडिट एविडेंसेस, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक, ट्रू एंड फेयर व्यू, कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरनल चेक, डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट एंड कितना रिलाई करना चाहिए. क्या वो रिलायंस उसके लिए एक ब्लेसिंग है या इट कैन बी अ लायबिलिटी ऑल्सो. ये सारी बातें मैंने आपको डिस्कस कर दी. यस, चलो उसी तरह बेटा एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से Statutory auditor is responsible for the work done by branch auditor. Do you agree? Answer with justification. Same answer यहाँ पर भी बेस्ड होता है कि यार मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ब्रांच है, मैंने हर ब्रांच के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, दैट इज अ ब्रांच ऑडिटर. वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और वो रिपोर्ट किसको दे देगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसकी वर्क को यूज करेगा. याद रखना पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर को देनी होती है. अब ब्रांच ऑडिटर के काम को कितना यूज करना है कितना नहीं यूज करना है ये डिसीजन किसका? स्टैट्यूटरी ऑडिटर भैया का. अगर ब्रांच ऑडिटर ने ढंग से ऑडिट नहीं किया और स्टैट्यूटरी ऑडिटर अज्यूम कर लिया कि ब्रांच ऑडिटर ने अच्छे से काम किया होगा, तो भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर की गलती है कि भाई तूने क्यों ये अज्यूम कर लिया. कहीं पर नहीं लिखा है अगर आपको रिलाई करना है अपने ब्रांच ऑडिटर के काम पे तो ये डिसीजन आपका है. कुछ नेग्लिजेंस पाया गया तो यू विल बी फॉल्टी फॉर दिस. यहां तक बात समझ आई क्या? समझ आ गया क्या बच्चों? सिमिलर आंसर. क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर को उसके काम को यूज करना चाहिए कितना या नहीं वो उस पर डिपेंड करता है. बट ये कह देना कि ब्रांच ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया है उस ब्रांच का, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इज रॉन्ग. स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपने बाकी सारे ऑडिटर का कितना काम किस लेवल तक रिलाई करना चाहता है वो उसका डिसीजन है. पर रिलाई करके अगर कुछ नेग्लिजेंस फाउंड हुआ तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की गर्दन पकड़ी जाएगी. तो ये याद रखना, तो किसी भी सिचुएशन में इंटरनल ऑडिट करवा लो, ब्रांच ऑडिट करा दो, इससे स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती. समझ आ गया? देखो, auditor shall deal in the respect the performance of his duties as an auditor. The branch auditor shall prepare a report and submit it to the company auditor. The branch auditor will deal with the company auditor in the manner deemed it. Branch auditor is responsible to report fraud to the statutory auditor is responsible for the work of the branch auditor. Anyways branch का audit चाहे branch auditor कर भी दिया हुआ है, सही या गलत के लिए statutory auditor को ही पकड़ा जाएगा. Yes, any doubt? अब आ जाते हैं हम कंपनीज ऑडिट के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पर व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशन टू अपॉइंट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनेंगे. जनरली मैंने बहुत एक दो ही क्वेश्चन लिए, बट याद रखना कंपनीज वाला ऑडिट वाला पार्ट सही से करना. क्वालिफिकेशन कौन अपॉइंट हो सकता है, कौन से डिस्क्वालिफिकेशन है जिसके कारण वो अपॉइंट नहीं हो सकता, कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होती है, पहली बार कैसे अपॉइंट होता है फर्स्ट टाइम के बाद सब्सिक्वेंट कैसे रिमूव करके अपॉइंट करते हैं. तो ये सारे क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल, ये सारे के सारे जो प्रोविजंस है वो रिवाइज करके जाना. करेक्ट. उससे रिलेटेड मैंने एक दो ही क्वेश्चंस लिए हैं, बट यस ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट बनता है. व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. कौन कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता. Who are the persons not qualified for appointment as an auditor under section 141 of the Companies Act. एक चीज याद रखना,
सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी का लोड मत लो, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है, बट स्टेटमेंट पढ़ के समझ जाओ क्वेश्चन क्या मांग रहा है। देखो ना यहाँ जो लिखा है, हु आर द पर्सन नॉट क्वालिफाइड, समझ आ जाना कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। तो सेक्शन 141 पता हो या ना हो, क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ आ जाएगा, वो क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, कैजुअल वैकेंसी की बात कर रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, वो आपको क्लियरली क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा। इसलिए आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सेक्शंस को लेके। ऑडिट है भाई, इनकम टैक्स नहीं है। डीटी में विजय सर आपको सेक्शंस याद करा देंगे, जीएसटी में करण सर याद करा देंगे, ऑडिट में कम से कम बच लेते हैं। यस, आ जाओ। As per Section 141 of Companies Act 2013, read with Companies Rule 2014, the following person is not eligible as an appointment and as an auditor. Please answer को point wise लिखना। पहला, a body corporate, an officer or employee of the company, partner or who is in employment with the company, a person or whose relative or his partner has some relation with the company, investment exceeding 1 lakh, loan of 5 lakhs, then guarantees of more than 1 lakh। ये पॉइंट को जरा अच्छे से लिख लेना, मैंने सिर्फ फटाफट नंबर्स बता दिए, 1 लाख, 5 लाख एंड 1 लाख। की मैनेजरियल पर्सन है या फिर वो 20 कंपनी से ज्यादा कंपनी के ऑडिटर्स हैं, तो दीज आर नॉट क्वालिफाइड टू बिकम एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो याद रखना, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। फटाफट कौन कौन नहीं हो सकते, अ बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, की मैनेजरियल पर्सन, a person, his relative or his partner has some interest in the company wherein investment exceeding 1 lakh या loan exceeding 5 lakhs या guarantee exceeding 1 lakh and key manager person, या आपके पास as an auditor already 20 कंपनी के ऑडिट है तो आप उससे ज्यादा ऑडिट नहीं ले सकते हैं, you will be disqualified। या फिर आपको कहीं पर आप किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व थे उसके कारण आप डिस्क्वालिफाइड हो। इज द पॉइंट क्लियर? A person who has been convicted by court for any offense of fraud for a period of 10 years is not allowed to become an auditor। तो याद रखना, what are the disqualifications? A body corporate, आप कंपनी से किसी ना कहीं से किसी तरीके से भी लिंक्ड नहीं होने चाहिए, एंड अगर किसी रीजन से लिंक्ड हो, मे बी आपका कोई लोन है या इन्वेस्टमेंट है या गारंटी है, उसका एक अमाउंट है, उससे ऊपर आप जाने नहीं चाहिए, आप या आपके रिश्तेदार भी। यस और नो? एंड अगर आप कहीं पर किसी रीजन से आप पे कोई केस हो रखा है या आप कहीं कोर्ट ऑफेंस के लिए आप कन्विक्टेड हो चुके हो, उस केस में भी आप 10 साल तक ऑडिट नहीं कर सकते हो, या ऑलरेडी आपके पास 20 कंपनीज के ऑडिट हैं। करेक्ट? यस? चलो, ये वाला पॉइंट समझ आ गया क्लियरली? एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट। What is the responsibility of a joint audit? मिल के ऑडिट करना, joint audit, इसी को दोबारा पूछ रहे हैं। Highlight the principles of division of work among joint auditors. Responsibility of joint auditor, responsibility of joint auditor, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। अगेन सिंपल, कब आप मिलके काम करते हैं? जब काम बहुत बड़ा है, एक्सपर्टीजी लगेगी, आप हर एक एरिया को आप इतने एक्सपर्ट नहीं होकर अकेले हैंडल कर सकते हो। कोई अच्छी डिकॉर अच्छा देख लेता है तो कोई फाइनेंसेस अच्छे देख लेते हैं, तो आप मिल के उस चीज को हैंडल करते हो। उसी तरह जब आप बहुत बड़े, मान लो रिलायंस कंपनी के ऑडिट पे जाना है, वो इतने सारे अलग अलग वर्सेटाइल बिजनेस में डील करते हैं, एज अ होल रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, उसका ऑडिट करना है, इतने नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग है, एक ऑडिटर हर नेचर ऑफ बिजनेस को नहीं समझ सकता। उस केस में जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं। ऑयल रिफाइनरीज अलग देखेगा, उनका रिटेल कोई अलग देखेगा, उनका मैन्युफैक्चरिंग कोई और ऑडिटर्स देखते हैं, जहां पर वो लोग ज्वाइंटली एक रिपोर्ट बनाएंगे, बट यस इंडिविजुअली वो अपना एरिया, अपना ऑडिट एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये उसका काम, इस ज्वाइंट ऑडिटर का, इस ज्वाइंट ऑडिटर का काम, और फिर तीनों ज्वाइंट ऑडिटर मिलकर ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे। बट यस, हर एक ज्वाइंट ऑडिटर अपने अपने एरिया ऑफ वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। So this is how we work up with joint auditors. Where joint audit is appointed, this should be by mutual discussion, discuss and divide the work among themselves. Yes, this is done where the area and the business entity is very large in size. हर एक एरिया को आप टच नहीं कर सकते हो। The work allocated to them and accordingly may or may not prepare a separate report. The audit work which is not divided among joint auditor has to be carried out by all. Decision taken by all the joint auditors concerning the nature, timing and extent of audit procedure, कितने समय तक कितना ऑडिट होगा, कैसे होगा, ये सब म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है। For examining that the financial statement of entity comply with the disclosures requirement
और हर एक ऑडिटर को कहा जाता है कि प्लीज इंश्योर करिए कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं फॉर इंश्योरिंग दैट ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैट्यूट। तो याद रखना, जॉइंट ऑडिटर, दिस शुड बी डन बाय द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट एंड नोट प्रायर टू द फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट फाइनलाइज होने से पहले हर एक जॉइंट ऑडिटर अपना अपना रिपोर्ट बनाता है, उसके हिसाब से अपने अपने ऑडिट के हिसाब से पूरा डिस्कशन करता है एंड देन फाइनल रिपोर्ट देने से पहले वो लोग डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द वर्क ऑफ द जॉइंट ऑडिटर। ये जनरली कहाँ होएगा? जहां पर एंटिटी बहुत लार्ज है, वर्सेटाइल डिपार्टमेंट्स है, हर एक अलग अलग डिविजन्स है, उनको हैंडल करने के लिए ईच इंडिविजुअल ऑडिटर जो अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट है वो मिलके उसको हैंडल करते हैं एंड देयर अपॉन ऑडिट भी हो जाता और उनका काम भी आराम से हो जाता है। तो हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट डिस्कस किया, इंटरनल ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, ज्वाइंट ऑडिट, ब्रांच ऑडिट। अगेन एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट ऑडिट, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, एडवांटेज एंड ये सिमिलर वही फायदे हैं। ज्वाइंट ऑडिट रिड्यूसेस द वर्क लोड ऑफ सिंगल ऑडिटर, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, एक्सपर्टीज शेयर करते हैं, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव, हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग एडिटर्स हेल्प us to give a better quality of work, benefit of extensive knowledge of different people, lower staff deployment cost and lower cost to carry out the work and the work get completed in time। तो मेंश्योर करना बच्चों, एक ज्वाइंट ऑडिट पढ़ के जाना एग्जाम से पहले, इसका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है एंड बहुत सिंपल है, आराम से लिख लेंगे। करेक्ट? यस, नो, नो यस, यहां तक क्लियर, समझ आ गया क्या? तो हमने ज्वाइंट ऑडिट के बारे में भी डिस्कस कर लिया एंड अगर आप देखेंगे सिर्फ वर्ड को अच्छे से समझो, उससे रिलेटेड पॉइंट्स थोड़ा सा रीड कर लो एंड देन एग्जाम में उसको सिर्फ सही तरीके से प्रेजेंट करना बेटा। आई एम टेलिंग यू, आराम से मार्क्स स्कोर कर लोगे। यस, चलो आ जाओ। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, स्कोप ऑफ ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी क्या करता है? फंक्शंस एंड पावर ऑफ ऑडिट कमिटी with reference to section 177 examine the powers of audit committee। पहली बात थोड़ा सा ज्ञान दे देना, ऑडिट कमेटी किस किस को रखनी पड़ती है? लिस्टेड पब्लिक कंपनी को तो चाहिए ही चाहिए, पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, पब्लिक कंपनी जिसका लोन, डिबेंचर्स या डिपॉजिट मोर देन 50 करोड़ है, इनको ऑडिट कमेटी बनाने पड़ते हैं। प्लीज याद रखना, ये प्रोविजंस आपको याद करने पड़ेंगे, नो अदर ऑप्शंस। क्वेश्चन बहुत बार आता है, किस किस को ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी है, कंपलसरी है, तो यू नीड टू लर्न दिस प्रोविजन एंड बहुत सिंपल है। 10 के मल्टीपल में देखो, 10 100 50, 10 100 50, पेड अप शेयर कैपिटल 10, टर्नओवर 100, लोन वाला पार्ट 50, तो बैलेंस शीट में या तो 10 या 50, पीएनएल वाला पार्ट 100। करेक्ट? तो याद रखना, ऑडिट कमेटी बनाते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ऑडिट कमेटी क्या करता? ऑडिट कमेटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करता बिफोर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाए। वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी अपॉइंट करता। ही इज अ ब्रिज बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीच का है। ऑडिट कमेटी एक बीच की दीवार है, किसके? स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। इंटरनल कंट्रोल के ऑपरेशंस को भी चेक करता, इंटरनल ऑडिट को भी देखता है। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश होने से पहले उसका अप्रूवल चाहिए। He resolves the differences between management, internal auditor and statutory auditor. And proper financial statements बने, ये ऑडिट कमेटी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा काम है। एंड उसके पावर्स क्या है? He can call for the comments of the auditor, he can review the financial statement, he can discuss the financial statement with statutory auditor before being produced to the board of directors. Effectively, एक पावरफुल कमेटी है। ये कहाँ बनाई जाती है? अगर आप ध्यान से देखोगे, उन कंपनीज में जहां पर आम लोगों का पैसा लगा है, पब्लिक कंपनी जहां पर आम लोगों का पैसा है, एंड अगर तुम लिस्टेड हो भाई साहब, तुम पे तो और कड़ी नजर रखी जाएगी, तो उस कंपनी पे नजर और कड़ी रखी जाएगी। इसलिए वहां पर ऑडिट कमेटी को भी छोड़ा जाता है कि भाई तू भी इधर बैठ और यहाँ पर देख, सारी चीजों को ऑब्जर्व कर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के काम को जब मिले उसको वेरीफाई, उसको देखो कैसा किया उन्होंने, तब जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाओ। अगर कोई मीटिंग करनी है, कुछ चीजें रिजॉल्व करनी है, प्लीज आके रिजॉल्व करो बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट सही से हो रहा है वो भी देखो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, उन कंपनीज जहाँ पर आम लोगों का पैसा लगा है, हम जैसे लोगों का पैसा लगा हुआ है, उन कंपनीज के ऊपर बहुत स्ट्रिंजेंट रूल है
इंटरनल कंट्रोल भी करवाओ, ऑडिट कमेटी भी बैठाओ, स्टैच्यूटरी ऑडिट भी कराओ। मतलब हर मुमकिन कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, हमारे लॉज, हमारे कंपनीज एक्ट, कि जहां पर भी आम लोगों का पैसा लगा हो वो कंपनी कहीं ना कहीं से प्लीज डूबने की कगार पे ना आए। उनके यहाँ सारी चीजें सिस्टमैटिक चले, इतने ऑडिट्स करवाओ, कहीं पर भी कुछ छुट ना जाए। अगर इंटरनल कंट्रोल में नहीं पकड़ा गया तो इंटरनल ऑडिट में, इंटरनल ऑडिट से नहीं पकड़ा गया तो स्टैच्यूटरी ऑडिट से, स्टैच्यूटरी ऑडिट नहीं देख पाई तो ऑडिट कमेटी उसको देख ले। कहीं ना कहीं कुछ रह ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए। हर मुमकिन कोशिश की गई है लिस्टेड कंपनी के ऊपर कंट्रोल रखने की। बट हमारे देश में इतने सारे कंट्रोल्स के बाद भी आपको क्या लगता? यस, कुछ ना कुछ लूपहोल रह जाता और बस फ्रॉड हो जाता जो डिटेक्ट भी नहीं होता, एंड गए पैसे आम लोगों के। हो जाता है ना भाई। आप में से भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे केसेस पता होंगे, बट यस, ये केस में बहुत मन है डिस्कस करने का, बट फिलहाल नहीं। काफी सारे इंटरेस्टिंग केसेस है बेटा। कर याद करो सत्यम का केसेस, कितना बड़ा फ्रॉड हुआ था। तो किंगफिशर का कितने सारे केसेस है बेटा, बैंक्स में कितने सारे केसेस है, डीएलएफ के केसेस है। बट यस, टाइम बहुत कम है, इसलिए अभी ये केसेस डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। बट यस, डेफिनेटली रेगुलर लेक्चर्स में हम ये केसेस डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमने क्या डिस्कस कर लिया? स्टैच्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ज्वाइंट ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, एंड हमने ऑडिट कमेटी के बारे में भी देख लिया। करेक्ट? उससे रिलेटेड आगे पीछे आपकी कोई भी नोट्स है, प्लीज उनको रिवाइज करना। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल, कैजुअल वैकेंसी, उस सारे के सारे पॉइंट्स को फटाफट एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चंस में, जो बहुत अच्छा है। What are the services which cannot be rendered by statutory audit under Section 144? Mention the services that an auditor cannot render under Section 144. List down certain services which an auditor cannot render under Section 144. List the services that an auditor cannot render under Section 144. Discuss the provision of under Section 1. Oh my, इतनी बार पूछा, अलग अलग तरीके से पूछा, घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। कुल मिला के कौन सी चीजें, सर्विसेज है जो अंडर सेक्शन 144 में और स्टैच्यूटरी ऑडिटर रेंडर नहीं कर सकता? सिंपल, फटाफट देखेंगे। He cannot do accounting and bookkeeping का work, he cannot do internal audit, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं कर सकता, एक्चुअल सर्विस नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं बन सकता, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज आपको नहीं दे सकता, आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं कर सकता, आपके मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं कर सकता। ये सर्विसेज आपको लर्न करने पड़ेंगे। बेसिकली वो किसी ना किसी तरीके से कैसे भी आपके कंपनी में लिंक्ड नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से ना वो आपकी अकाउंटिंग कर सकता, ना आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर सकता, ना आपके बैंकिंग में हेल्प कर सकता, ना आपकी आउटसोर्सिंग में आपको हेल्प कर सकता। मतलब कुल मिला के स्टैच्यूटरी ऑडिटर वो होना चाहिए जिसका आपसे कोई नाता रिश्ता नहीं है, किसी भी तरीके से आप दोनों लिंक्ड नहीं होने चाहिए। तो इसलिए वो आपका कोई भी और काम नहीं करना चाहिए, इकलौता काम वो करना चाहिए वो है ऑडिट का। और वो सिर्फ ऑडिट करे, इसका मतलब आपके जितने काम है वो ना करे। तो आपका बैंकिंग का काम नहीं देखेगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट का काम नहीं देखेगा, आपके बुक्स के काम नहीं देखेगा, आपके अकाउंटिंग के काम नहीं देखेगा, वो आपके आउटसोर्सिंग का काम नहीं देखेगा, आपके मैनेजमेंट का काम नहीं देखेगा। कुल मिला के कोई काम नहीं देखेगा, तभी तो आपसे लिंक्ड नहीं होगा। एंड जब आपसे लिंक्ड नहीं होगा तभी तो वो आपका स्टैच्यूटरी ऑडिटर बनेगा। कुल मिला के सिंपल वे टू लर्न। समझ आ गया बच्चों? यस, नो, नो, यस, जल्दी से बता दो यार, थोड़ी सी एनर्जी। यस, अब आ गए मोस्टली कंपनीज ऑडिट का ये वाला पार्ट डन। एक बार मैं बता देती हूँ उसके क्या क्या पढ़ के जाना। उसका क्वालिफिकेशन, रिमूवल, कैजुअल वैकेंसी, अपॉइंटमेंट, ये पढ़ लेना। एंड क्या क्या काम वो कर सकता है, क्या काम वो नहीं कर सकता, डिस्क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिफिकेशंस। इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आएगा बेटा, प्लीज कर लेना। मैं अभी बता रही हूँ, मैंने 2-3-4 क्वेश्चन लिए जो रिपीटेड आए, बट अगेन बाकी सारे भी देख के जाना, बिकॉज वहां पर थोड़े से लिमिट्स है। लिमिट्स सही लिखने पड़ेंगे। आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हो। कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसका एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया आप अपने मन से नहीं लिख सकते। इट हैज टू बी एग्जैक्टली सेम जो बुक में लिखा है, जो रूल्स है, जो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है। यस, अब आ जाते हैं इनका फेवरेट क्वेश्चन, आप लोगों के लिए बना है कि भाई कॉस्ट ऑडिट का क्या काम है। हाउ इज अ कॉस्ट ऑडिट एन इफेक्टिव टूल? व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट? और मेरे प्यारे सीएमए वाले बच्चों, इसी दिन के लिए तो सीएमए कर रहे हैं ना भाई,
कि किसी कंपनी के हमको क्या बनना है, कॉस्ट ऑडिटर, और आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है वो कंपनी, जब आप कॉस्ट ऑडिटर बन के जाओ तो क्या क्या करोगे कंपनी के लिए, ये वाला आंसर मुझसे बेहतर तो आप ही लिखोगे 100%, और बहुत अच्छा लिख के आओगे। अगेन, advantage of cost audit is cost audit an effective tool of the management, objective of cost audit, requirement of cost audit, effectively पूरी कहानी घुमानी है आपको किसके इर्द गिर्द, कॉस्ट ऑडिट क्यों होना चाहिए, इससे फायदा क्या था कंपनी का। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, इसी दिन के लिए सीएमए फाइनल बन के जब बाहर आओगे, यही काम के लिए, यही वादे के लिए तो आपने सीएमए किया है, तो डोंट यू थिंक आप ये आंसर बहुत अच्छे से लिखोगे। बट एग्जाम में लिखने के लिए वर्ड्स चाहिए भाई, मैं वो वर्ड्स दे देती हूँ, बट डेफिनेटली आई एम श्योर आप बहुत अच्छा लिखोगे। क्विकली मैं फटाफट बताती हूँ क्विकली। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो अगर वो कॉस्ट ऑडिट करेगा, करवाता है, तो डे टू डे ऑपरेशंस, जहां पर प्रोडक्ट की प्राइसिंग फिक्स करना, ओ यस, मुझे याद आ गया, बच्चे कह रहे हैं मैम प्रणय सर ने हमें डिटेल में बताया है कि भाई कॉस्टिंग में आपका क्या रोल है, बस वो ज्ञान डाल दो भाई बच्चों, सारे ज्ञान दे दो यहाँ पर। मैनेजमेंट आपको बुलाएगा कि भाई आप ऑडिट करिए, ढंग से प्राइसेस फिक्स करिए, ताकि हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा रहे और बर्डन भी ना हो कंज्यूमर पे। रोज कंटिन्यूस चेक करिए बिजनेस में कैसे हम वेस्टेज को बचा सकते हैं, रॉ मटेरियल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, खर्चे कैसे कम हो और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, इनएफिशिएंसी हटाना, बजट पे काम करना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्लोजिंग स्टॉक, WIP, फ्रॉड्स एंड एरर। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट को हेल्प करेगा। कौन? कॉस्ट ऑडिटर। ऑडिटर को कैसे हेल्प करेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अच्छे से डेवलप होगा। ऑडिटेड कॉस्ट डेटा विल हेल्प इन, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या हेल्प करेगा? जब हमारा प्रॉफिट ढंग से, कॉस्टिंग ढंग से एनालाइज किया हुआ कॉस्ट ऑडिटर से, तो मुझे स्टॉक वैल्यूएशन के लिए जो कॉस्ट चाहिए वो इमीडिएटली मिल जाएगा। यस, कॉस्ट ऑडिट कैन हेल्प ऑडिटर ऑल्सो, इट कैन हेल्प द शेयर होल्डर ऑल्सो, ये बता के कि कंपनी सही परचेज कर रही है, ओवर परचेज नहीं कर रही है, रीजनेबल प्राइसेस पे परचेज कर रही है, कंपनी में वेस्टेज नहीं है, कंपनी सही तरीके से चीजों को यूज कर रही है, हर एक प्रोडक्ट को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रही है, कुछ भी वेस्टेज नहीं हो रहा है। एंड शेयर होल्डर को ये पता चलेगा कि उनका पैसा जिस कंपनी में लगा है वो कंपनी सही तरीके से रिसोर्स यूटिलाइज कर रही है, फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। आप सोसाइटी का भी भला करोगे। कॉस्ट ऑडिटर मैनेजमेंट का भला नहीं करता, इसके अलावा ऑडिटर का भी भला करता है, वो हमारे शेयर होल्डर का भी भला करता है। इतने सारे काम आप करते हो भाई, इतने सारे आप काम करते हो और कहते हो मैम हम क्या करेंगे सीएमए बनने के बाद। अरे इतना सारा काम आप करने के वाले हो बेटा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आप सोसाइटी का भी भला करोगे। कैसे? प्राइसेस सही तरीके से फिक्स रहते हैं, न ओवर प्राइस न अंडर प्राइस, न कंपनी का नुकसान न आम जनता से पैसे लूटने की तरकीब। डायरेक्ट सही प्रोडक्ट जाता है, सही चेक होता है कि भाई लोगों को मूर्ख मत बनाओ, जो प्राइस आप ले रहे हो उसके अगेंस्ट सही प्रोडक्ट जाना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस भी करते हो, तो कंज्यूमर्स आर सेफ फ्रॉम अनरीजनेबल प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल रहता है, कॉस्ट रिडक्शन होता है, सही रिसोर्सेज सही तरीके से यूटिलाइज करवाते हो, एंड आप गवर्नमेंट को भी हेल्प करते हो। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ एंटर करते हो, कॉस्ट ऑडिट विल हेल्प यू टू गेट इनटू अ करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस, ताकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, तो आपको अगर सही कॉस्ट चाहिए तो कॉस्ट ऑडिटर ही बताएगा। तो गवर्नमेंट को इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में भी आप सही प्राइसिंग बताते हो। सेलिंग प्राइस, फोकस ऑन इनएफिशिएंट, मतलब सेम चीज, रिसोर्स सही तरीके से यूटिलाइज हो, वर्क सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, वेस्टेज ना हो, सिंक्रोनाइजेशन में हो, एक काम के बाद दूसरा काम कैसे होगा, तो सारी चीजों को स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट टिल डिलीवरी टू द कंज्यूमर एट द करेक्ट वे विद द प्रॉपर प्राइसिंग, ये पूरा रोल किसका होता है बेटा? कॉस्ट ऑडिटर का। तो यस मेरे प्यारे कॉस्ट ऑडिटर्स, आप सोसाइटी के लिए एक एसेट हो, आप गवर्नमेंट के लिए एक एसेट हो, एक मैनेजमेंट के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, एंड इवन हम जैसे ऑडिटर्स के लिए जो ऑडिट करने आते हैं वो आपकी कॉस्ट पे रिलाई करते हैं, उसके बेसिस पे पूरे इन्वेंट्री का, रॉ मटेरियल का, WIP का एंड फिनिश गुड्स की प्राइसिंग तय की जाती है। इतने सारे रोल है भाई आपके, तो ये रोल तो आपको पक्का मोटिवेट कर रहा होगा सीएमए करने के लिए। इस क्वेश्चन के बाद तो डाल दो पूरी एनर्जी पेपर में और चकदे पड़े एकदम शानदार तरीके से पेपर लिख के आना, ताकि ग्रुप 2 फटाफट क्लियर करके कहाँ मिलो आप मुझसे? फाइनल के CFR में। चलो डन डन डन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट आर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। हाँ, अब आई आपके पैसे दिलवाने की। कॉस्ट ऑडिटर को रेम्युनरेशन फिक्स करो। देख बेटा, कॉस्ट ऑडिटर वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेगा ही ना। तो कॉस्ट ऑडिटर का या तो फंक्शंस, क्वालिटीज, फीचर्स या रेम्युनरेशन पूछते पूछते देखो कितनी बार ये रेम्युनरेशन का क्वेश्चन पूछा है। With reference to the company's rule as amended, discuss the remuneration. Discuss the relevant provisions with regard to the remuneration. With reference to the company's as amended, how remuneration of cost auditor is fixed. तुम्हारा रोल, तुम्हारा रेम्युनरेशन। एग्जाम में एक क्वेश्चन बना और 7 मार्क्स आपके। तो क्यों ना बच्चों इस क्वेश्चन को किया जाए, जल्दी बता दो, क्यों ना बच्चों इस क्वेश्चन को किया जाए। यस, तो आ जाएंगे बेटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया। In case of companies which are required to constitute an audit committee, the board shall appoint an individual who is the cost accountant in practice, board appoint करेगी, or a firm of cost accountant in practice as cost auditor on recommendation of the audit committee, which shall also recommend the auditor's remuneration. अगर आपको बोर्ड अपॉइंट करती है इन रिकमेंडेशन विद ऑडिट कमिटी, तो दोनों मिलकर आपका रेम्युनरेशन डिसाइड करते हैं। The remuneration recommended by audit committee shall be considered and approved by board of directors and thereupon informed to the shareholders. But in case of any other company where there is no audit committee, which do not require to constitute an audit committee, the board shall appoint an individual as a cost accountant in practice or a firm of cost accountant in practice and decides the remuneration, which shall be ratified by shareholders subsequently, मतलब informed. तो बेसिकली जिस कंपनी में ऑडिट कमिटी कंपलसरी है, वहां पर ऑडिट कमिटी से पूछ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनका रेम्युनरेशन फाइनल करेगी। पर जिस कंपनी में ऑडिट कमिटी कंपलसरी नहीं है, वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका रेम्युनरेशन फाइनल करेगी। So in case of companies which requires an audit committee, the board shall appoint an individual as a cost auditor as per the recommendation given by the audit committee, and as the remuneration decided by the audit committee will be informed to the cost auditor. तो बेसिकली याद रखना, अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो वो आपको अपॉइंट करेगी और आपका रेम्युनरेशन डिसाइड करेगी। बट अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा और डायरेक्टर्स आपका रेम्युनरेशन फाइनल करेगा। हो गया बच्चों? क्विकली बेटा। Yes. Again, which companies are required to undergo secretarial audit? Discuss the provision of appointment. Again, cost audit से यही 2 बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, उसका अपॉइंटमेंट, उसका रेम्युनरेशंस एंड उसके फीचर्स। दैट्स इट। उसी तरीके से सेक्रेटेरियल ऑडिट है। तो बेसिकली यहाँ पर भी कहा गया है कि किस किस को सेक्रेटेरियल ऑडिट कराने हैं, तो प्लीज ये प्रोविजंस आपको लर्न करने पड़ेंगे। एंड उसका अपॉइंटमेंट, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये आपको यहाँ पर मैंने लिखवा दिया, मैं वो पढ़ लेती हूँ। बट याद रखना, सेक्रेटेरियल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय मींस ऑफ रिजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग, एंड इट इज एडवाइजेबल फॉर द सेक्रेटेरियल ऑडिट टू गेट द लेटर ऑफ एंगेजमेंट फ्रॉम द कंपनी बिफोर एक्सेप्टिंग इट। द कंपनी शैल रिपोर्ट एनी चेंज इन सेक्रेटेरियल ऑडिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर थ्रू द बोर्ड्स रिपोर्ट। तो बेसिकली याद रखना, उनको लेटर जाएगा, उसके पहले उनके पास एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए। ये सारा काम कौन करेगा? बोर्ड। एंड सेक्रेटरी ऑडिट किस किस के लिए कंपलसरी है? एवरी लिस्टेड कंपनी एज पर सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट विद द रूल, कंपनीज अपॉइंटमेंट्स एंड रेम्युनरेशंस रूल, एवरी लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 crores or more, turnover of 250 crores or more, and loan outstanding of 100 crores and more. Am I clear? ये क्वेश्चन पूरा याद करने जैसा है बेटा, ये समझाने जैसा कुछ नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आप प्लीज याद कर लीजिए। हाँ, अब आ जाते हैं अगले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। जो मेरा भी बहुत फेवरेट बनता है। यहां पर आप अपने मन से लिख सकते हो, इसलिए मुझे ये वाला क्वेश्चन सबसे सेफ लगता है बच्चों को कि आपको ऑप्ट करने चाहिए। एक बार मैं फटाफट सब दिखा देती हूँ। ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी है अगर उसको डिबेंचर्स इशू क्या ऑडिट करना है, पहला क्वेश्चन। अगर स्टोर का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, मतलब इन्वेंट्री का ऑडिट करना है, उसको कितनी बार अलग अलग तरीके से पूछा है। इन्वेंट्री का ऑडिट करना है तो कैसे करना है? देखो, अगर ऑडिटर को बायबैक ऑफ शेयर्स का ऑडिट करना है तो कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 22। अगर उनको पीपी का ऑडिट करना है तो कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 23। कारो इज नॉट एप्लीकेबल, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये
फिर ये कारो वाला पॉइंट मैं लास्ट में ले लूंगी। हॉस्पिटल्स की ऑडिट करने तो क्या क्या देखना है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करना है तो क्या क्या देखना है। तो बेसिकली ये वाला एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी का भी आ सकता है। ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स, ऑडिट ऑफ स्कूल्स, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑडिट ऑफ शेयर्स, ऑडिट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, ऑडिट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री, ऑडिट ऑफ पीपी, ऑडिट ऑफ डिविडेंड, ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस, ऑडिट ऑफ डेप्री। कुछ भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस पर्टिकुलर एरिया का ऑडिट कैसे करें। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको अगर सही तरीके से अगर आंसर लिखना है तो मैं एक टेक्निक सिखा रही हूँ, उस टेक्निक को देखना। बहुत मुश्किल है कि इस तरीके के आंसर्स को याद करना, बट इसका मैं हर क्लास में, मैंने मेरे रेगुलर बैच में भी बताया है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हो ना बच्चा, जहां पर वो आपसे आपके टेक्निक पूछ रहे हैं कि आप कैसे ऑडिट करोगे, सिंपल तरीका याद रखना। आपको अगर उसका अकाउंटिंग प्रोसेस आता है, उसी अकाउंटिंग प्रोसेस के हर लाइन को ऑडिट करवा देना। देखो एक बार मैं डिबेंचर्स का देखती हूँ, डिबेंचर्स इशू हुआ, क्या ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने परमिट किया था? प्रोस्पेक्टस ड्यूली फाइल्ड है क्या रजिस्ट्रार से? क्या रिजोल्यूशन पास हुआ था जनरल मीटिंग में? क्या सेबी से अप्रूवल लिया है क्या? क्या उसकी प्रॉपर एंट्री हुई है क्या? जो पैसा कलेक्ट हुआ है बैंक में जमा हुआ है क्या नहीं हुआ है? डिबेंचर का डीड बना है या नहीं बना है? क्या आपने उस डिबेंचर को कहीं मॉर्गेज तो नहीं किया है? क्या फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है? बस। जो पैसा आया है जिस पर्पस के लिए वहां यूटिलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या ना, ये सारी बातें हम कंपनी अकाउंट्स में भी करते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, आर्टिकल शुड परमिट, ड्यूली ऑथराइज, सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, डिबेंचर इशू का पैसा बैंक अकाउंट में लेना पड़ेगा, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पैसा वही यूज होगा जहां के लिए हमने लिया है। वही सारी बातों को बस वेरीफाई 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 याद रखना। अगर किसी भी एरिया को ऑडिट करने को आ गया, अगर आपको नहीं आ रहा है उसको लिखना, सिर्फ सोचना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो कहाँ कहाँ जाता है, कैसे वो बिजनेस में आता है, सिंपल स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड उसकी जर्नी सोचो। डिबेंचर इशू करना है तो कंपनी को आर्टिकल में अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेबी से पूछना पड़ेगा, रजिस्ट्रार में रेजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे, कहाँ सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा, पैसे आएंगे बैंक में आएंगे, बैंक को वेरीफाई करना पड़ेगा और सही तरीके से पैसे को यूटिलाइज करना पड़ेगा। डिबेंचर कहीं मॉर्गेज तो नहीं किया, उसके अगेंस्ट लोन तो नहीं लिया। एज सिंपल एज इट इज। बस कंपनीज एक्ट के उस चैप्टर को, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को याद करना, जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स देखना और पॉइंट्स लिख देना। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपने 10 से 12 पॉइंट्स भी लिख दिए, मोर देन इनफ। समझ आई क्या बच्चे बात? तो इस तरीके का क्वेश्चन एक आता ही आता है, ऑडिट ऑफ सम पर्टिकुलर आइटम। As an auditor, how will you audit hospital? As an auditor, how will you audit cooperative society? As an auditor, how will you audit issue of debentures? As an auditor, how will you audit buyback of shares? As an auditor, how will you audit inventory? As an auditor, how will you audit PP? प्लीज जस्ट अकाउंट्स के जो भी नॉलेज पता है, बिगनिंग टू एंड, आने से लेकर जाने तक में क्या पॉसिबल चीजें होती है, सबका वेरिफिकेशन कर लेना। दैट्स इट। मतलब वो बिजनेस में आया कैसे और एंड इसमें निकला कैसे, एक वॉक थ्रू जो आपको नॉलेज है, जो आपको पता है उसकी एंट्री और एग्जिट बिजनेस में कैसे होती है, हर एक स्टेप को चेक कर लेना। दैट्स इट, दैट इज द ऑडिट ऑफ दैट एरिया। मैम मजा आ गया ये बता के। भाई ये तो तुम 30 बैच क्वेश्चन कर रहे हो तब ऐसा बोल रहे हो, मैंने अपने रेगुलर बैच में इससे भी डिटेल में बताया, बट यहाँ मैं वो आपको शॉर्टकट दे रही हूँ तो मेरे बच्चों को मैंने रेगुलर बैच में बार बार पढ़ाया तब सिखाया, तुमको मैं एक बार में ये शॉर्टकट दे दिया। करेक्ट करेक्ट, मजा आ गया क्या? अब देखो ये वाला क्वेश्चन तुम कहोगे, how will you audit inventory, how will you audit store, how will you verify inventory, how will you verify inventory as an auditor, what are the features of inventory, फलाना ढिकाना। एक बड़ा क्वेश्चन है, ऑडिट प्रोसीजर ऑफ ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री। ये कुछ नहीं, ये केस स्टडी देखो पढ़ के, इससे पूछ रहे ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री कैसे होगा। देखो V-Mart Limited is a multi-brand retailer and operates in a multi-location, free in the nation. It sells product 1000 blah blah both inventory records. Identify the risk associated with the audit of inventory. कुल मिला के एंड में वो पूछ रहा है ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री कैसे होता है। इससे के लिए कुछ नहीं करना, इसका इंडियस याद रखो, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखो, इसके प्रिंसिपल्स याद रखो। देखो मैं आपको सारे के सारे पॉइंट सिखा दूंगी। इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग स्टॉक,
फिर आप नया और परचेज करते हो। परचेज करने से पहले आप लोगों का अप्रूवल लोगे, प्राइसेस चेक करोगे, उस बंदे से लोगे जो सबसे सस्ता देता है और सेम क्वालिटी देता है। आया ना? वही सारी कहानी। देखो मैंने क्या किया। Obtain appropriate audit evidences. The closing balance of the previous year has been correctly brought forward. हाँ भैया। The opening balance do not contain any material misstatement. Yes भैया। Appropriate accounting policies has been followed. मतलब inventory has been valued at cost और NRV whichever is less तो appropriately follow हुआ है। ये बातें तो आप करते हो ना फाइनल अकाउंट में। बस जोड़ देना वर्ड एविडेंस, वेरीफाई, ऑब्टेन, ये सारे वर्ड्स जोड़ते रहो। देन ओपनिंग स्टॉक को रिकंसाइल करो करंट ईयर की परचेज से, सेल से, क्लोजिंग स्टॉक से। मतलब ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, एंड वो स्टॉक की क्वांटिटी फिजिकली आंखों से जाके चेक भी कर लो कि जितना बुक्स में क्वांटिटी है उतना एक्चुअल गोडाउन में है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो प्लीज स्टोर रजिस्टर से पूछ लो, उसमें देख लो। फिर क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना, अगेन करेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। उसका कॉस्ट कौन देगा? कॉस्ट ऑडिटर, ऑब्टेन फ्रॉम देयर। उसका एनआरवी फेयर वैल्यू कैसे पता चलेगा? मार्केट जजमेंट से, एक्सपीरियंसेस से ले लो। परचेज वहीं से करो जहां से अच्छी क्वालिटी सस्ते दाम पे मिली। क्या आपने प्रोक्योरमेंट सही तरीके से किया? क्या प्रोक्योरमेंट ऑथराइज था? क्या आप ओवर स्टॉक तो नहीं कर रहे हो ना? वो क्या है, EOQ आपको कॉस्टिंग में सरने पड़ाएगा। मेंटेन जितनी क्वांटिटी चाहिए वो रीऑर्डर क्वांटिटी आप बैलेंस तरीके से फॉलो कर रहे हो। बस वही कहानी। देखो बोलती रहनी है। देखो बस कंपेयर द क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी एंड द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखो, जीपी रेशियो को से कंपेयर करो, एक्चुअल स्टॉक को फिजिकल स्टॉक से कंपेयर करो, एक्चुअल रॉ मटेरियल और वेस्टेज को कंपेयर करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही तरीके से फॉलो हुआ है क्या नहीं? कोई स्टॉक डिफेक्टिव है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में जानकारी लो। फिजिकल वेरिफिकेशंस करो, कोई डिस्क्रिपेंसी मिले तो रिपोर्ट करो। फिजिकल वेरिफिकेशन हर 6 महीने में होता है या ईयरली, वो चेक करो। करेक्ट। कौन है अथॉरिटी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए? फिजिकल वेरिफिकेशन कौन देखता है? मतलब कुल मिला के स्टार्ट टू एंड वही सब करना है जो आप अकाउंटिंग में करते हो, सिर्फ लिखना है ऑब्टेन, वेरीफाई, चेक, गो थ्रू इट। क्या हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अगर ठानोगे तो लिख सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज से ये लगता है इन्वेंट्री में, जीपी रेशियो लगता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लगता है, फिजिकल क्वांटिटी देखना होता है, बुक क्वांटिटी, दोनों दोनों मैच होने चाहिए। फिर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में अगर स्टॉक में बहुत वेरिएशन है तो क्यों है उसको जानो। क्या कोई फ्रॉड है, कोई डिस्क्रिपेंसीज है, कोई नेग्लिजेंस हुआ है, कुछ स्टॉक खराब हो रहा है क्या, कुछ स्टॉक बहुत सालों से पड़ा है, रोटेट ही नहीं हो रहा है तो क्यों खरीद रहे हैं, ओवर स्टॉकिंग तो नहीं हो रहा है, प्राइसेस जेन्युइन है या नहीं। बस इन सबको वेरीफाई करो। दिस इज स्टॉक वेरिफिकेशन। समझ आ गया क्या? यस। अगेन एग्जामिन बायबैक। गाइस वो बायबैक की जो प्रोविजन है ना, कौन से? नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बायबैक प्राइस डिवाइड करते हैं 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व। करेक्ट। डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा होना चाहिए। यही तीनों पॉइंट्स जो हमने सीखे हैं बायबैक में। तो 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर द बायबैक। मैक्सिमम बायबैक कितना होना चाहिए, ये तीनों कंडीशन आपको चेक करने हैं। बस ये लिख दो। फिर अप्रूव होना चाहिए, आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, परमिशन मिलनी चाहिए, सेबी को इन्फॉर्म कर दो, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दो। उसके बाद 6 महीने तक और फर्दर बायबैक नहीं होना चाहिए, सॉरी अगले 1 साल तक बायबैक नहीं होना चाहिए। जो शेयर्स आपने बायबैक किए तो विद इन 6 मंथ्स री इशू नहीं होने चाहिए। ये सारी बातें आपको सतीश सर ने लॉ में पढ़ाई होगी। तो लॉ का नॉलेज एंड अकाउंट्स का नॉलेज, जो भी पॉइंट्स आपको बोला गया कि लॉ में ये सारे कंडीशंस बायबैक के लिए नेसेसरी है, उसको वेरीफाई कर लो, लिख दो। जो भी पॉइंट्स मैंने अकाउंट्स में कहा ये सारे कंडीशंस नेसेसरी है बायबैक के लिए, उसको लिख दो, आगे वर्ड जोड़ दो, वेरीफाई। हो गया आंसर। यही है। देखो देखो, मैं झूठ बोल रही, देखो। ऑथराइज बाय आर्टिकल, बोर्ड ऑफ मीटिंग विद बोर्ड रिजोल्यूशन, जनरल मीटिंग विद स्पेशल रिजोल्यूशन, पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 10%, वो पॉइंट 25% वाला 2:1, फुल्ली पेड अप शेयर होने चाहिए तभी बायबैक अलाउड है, सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। To check no offer of buyback under subsection shall be made within a period of 1 year. Correct. To ensure that a buyback should be completed within a period of 1 year, ये आपको लॉ में सतीश सर ने बताया है।
Buyback has to be made out of free reserves or security premium and proceeds of any fresh issue. ये मैंने आपको पढ़ाया है. A certain declaration of solvency has been filed with SEBI. ये आपको लॉ में सतीश सर ने पढ़ाया है. Ensure that a company has physically destroyed all the shares within 7 days after the completion of buyback. ये आपको लॉ में पढ़ाया गया है. इसको बस चेक कर लेना. The company shall not make any further issue within 6 months after the except in case of bonus issue. ये आपको सतीश सर ने पढ़ाया. बेटा कुछ नहीं करना होता है. किसी भी लाइन आइटम की ऑडिट को अगर आपको क्वेश्चन में आए आंसर लिखने को, जो मैंने अकाउंट्स में आपको कंडीशंस पढ़ाए हैं उसको वेरीफाई करो. जो आपको सतीश सर ने लॉ में पढ़ाए हैं उसको लिख दो. दीज हैव्स टू बी वेरीफाइड, दीज हैज टू बी चेक्ड. ये गलत हुआ तो नहीं कर, तो हम ऑडिट में ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे. इस तरीके से इसका आंसर लिखते हैं. ये रटा नहीं जा सकता, ये रट के लिखा भी नहीं जा सकता. ये अपने मन से क्रिएट करना है. सिर्फ दोनों की नॉलेज को इम्प्लाइड करके यूज करना. करेक्ट. चलो अगेन, ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. सिमिलर वे ऑफ आंसरिंग. ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, नया कुछ खरीदा बेचा उसका रिकंसिलेशन. ऑथराइजेशन, प्रोक्योरमेंट सही तरीके से हो रहा है. डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट इंडिया 16 को फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं. प्रॉपर डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में हो रहा है. करेक्ट हेड में डिस्क्लोज हो रहा है. सिमिलर क्लास ऑफ असेट्स को सही जगह एक्युमुलेट कर रहे हैं. बिल्स हैं प्रॉपर, जो भी हमने खरीदा बिल्स प्रॉपर ऑथराइज होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए. डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ यूज, डेट ऑफ रेडी टू यूज, इन सब के हिसाब से अकॉर्डिंगली एक्चुअली जब हमने उसको रेडी टू यूज कंडीशन में लाया तब से डेप्रिसिएशन होना चाहिए. पूरा ज्ञान डेप्रिसिएशन के चैप्टर का एंड एसेट खरीदने का इंडिया 16 का डाल दो. देखो प्रॉपर वेरिफिकेशन, assets are if not in working condition, वो स्क्रैप हुआ है या नहीं है, पीपी का शेड्यूल मेंटेन हुआ है कि नहीं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ऑल द ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, प्रॉपर डिस्पोजल्स हैं, कोई भी परचेज हुआ है उसकी इनवॉइस, कोई भी बेचा है तो टेक्निकल एक्सपर्ट से उसकी कंफर्मेशन लेके हमने बेचा है. एसेट को डिस्क्लोज करें, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, प्रॉपर डिस्क्लोजर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड बैलेंस शीट में सही जगह डिस्क्लोज हो रहा है. एंड कुछ चीजें अगर नहीं समझ आ रही है तो उसके बारे में नोट्स टू अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन दिया है. एंड देयर इज प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल फॉर द एक्विजिशन एंड फॉर द सेल ऑफ एनी फिक्स्ड असेट्स. बताओ, बता दो ना भाई, डिफिकल्ट है क्या? जल्दी से. डिफिकल्ट है इजी है? इजी. जस्ट सही टेक्निक सीख लो. तो और मैं कह रही हूँ बेटा, पीपी या स्टॉक से रिलेटेड आता ही आता है. हो सकता है तुम्हें भी आ जाए. तो अगर ये भी आंसर पढ़ के चले गए ना, मोर देन एनफ. अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, पूरे मार्क्स मिलते हैं इस क्वेश्चन में. एक इजी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट. एक कारो वाला 24, 25 मैं लास्ट में लेती हूँ, एंड कर दूंगी. 26 मैं लास्ट में लेती, 27 लास्ट में लेती, 28 में लास्ट में लेती. ये ऑडिट रिपोर्ट लास्ट कारो वाला है. 29 एंड 30 पहले ले लेती. अगेन, what are the matters to be considered while conducting an audit of hospital or a healthcare? Audit of hospital, conduct an audit of hospital. यहाँ पर सुनो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर तो मैंने हॉस्पिटल दे दिया, मैंने आपको एक कौन सा और दिया मैंने, यहाँ पर मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी दी है, स्कूल्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है. उस केस में उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता है. मैं बहुत श्योर हूँ पीपल नोज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. तुम्हारा स्कूल कैसे फंक्शन होता है तुम्हें पता है. सिर्फ उसका आगे वर्ड क्या जोड़ देना, इस चीज को देखने के लिए ये डॉक्यूमेंट यूज करो, उनका रजिस्टर देखो, ये देखो. सिर्फ वेरीफाई 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 वाला काम आपको करना है. बिकॉज आपका काम एज एन ऑडिटर है काम करना नहीं है, काम किया हुआ चेक करना है. तो देखो इस आंसर को कैसे लिखेंगे. The following points are to be considered while conducting an audit of hospitals and healthcare. पहला, check the letter of appointment. Correct. Study the trust deed under which the hospital has been set up and special provisions. Check, verify, study. Examine, evaluate the system of internal check, internal control and accordingly decide your audit procedure. बहुत बढ़िया. Check any past minute books, meeting. Vouch the entries of patient bill register with copies of bill issued. Check the selected bills has been correctly properly accounted for. जितने दिन पेशेंट रुका है उतने दिन का ही बिलिंग उसको हुआ है, टेस्ट चेक कर लेना. पैसा जो पेशेंट से कलेक्ट हो रहा है उसकी कॉपीज पेशेंट को दी जा रही है, प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है, पैसा बैंक में जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या पैसे डूब रहे हैं या पेशेंट के, तो कैसे उसका रिकॉर्ड हो रहा है.
इनका हॉस्पिटल ने कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम सही जगह रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। अगर कोई लोग उनको लेगेसी या डोनेशन दे रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग सही तरीके से हो रही है एंड वो पैसा वहीं यूज हो रहा है जहां यूज होना चाहिए। कोई सब्सक्रिप्शन उनको मिल रहा है तो अगेन सब्सक्रिप्शन सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट अगर ग्रांट दे रही है तो सही तरीके से उस ग्रांट को यूज हो रहा है, प्लीज चेक कर लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियरली डिस्टिंग्विश हो रहे हैं। रेवेन्यू नेचर के आइटम पीएनएल में, कैपिटल नेचर के आइटम हॉस्पिटल बैलेंस शीट में डाल रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बहुत हेवी होते हैं तो प्रॉपर ऑथराइजेशन है कि नहीं, क्या प्रॉपर कोई भी चीज खरीदी जा रही है मेडिकल से रिलेटेड, स्टोर से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड, उसका प्रॉपर इंटरनल चेक है या नहीं। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, स्टाफ का अपॉइंटमेंट, उनकी सैलरी कहाँ से ऑथराइज होती है, क्या उसका प्रॉपर सिस्टम है या नहीं। फिक्स एसेट जितने भी है, इन्वेंट्री जितनी भी है, क्या रेगुलर चेक और वेरीफाई होते हैं या नहीं। डेप्रिसिएशन सही तरीके से निकल रहा है या नहीं। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर द फॉर्मेट। मुझे बताओ क्या पढ़ा रही मैं इस क्वेश्चन में, क्यों इस क्वेश्चन को घबराते हो। अगेन कह रही हूँ, एक क्वेश्चन ऑडिट ऑफ एनी आइटम रिलेटेड टू असेट या लायबिलिटी आता है एंड एक क्वेश्चन ऑडिट ऑफ एनी एंटिटी आता ही आता है, वो कोई भी होगा। मैंने हॉस्पिटल लिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी लिया है, स्कूल्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। बट आपको समझा लिखना क्या है, सिर्फ उसके बारे में सोचो वो कैसे आया और कैसे उसका ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर एक प्रोसेस को वेरीफाई कैसे करना है, उस पर कंट्रोल क्या है, बस उसी से रिलेटेड आपको एज एन ऑडिटर बातें चेक करनी है। स्टार्ट टू एंड आपको सब कुछ चेक करना है उसका। जल्दी से बताएंगे बच्चों, समझ आ गया ना। ज्यादा लेंदी नहीं करूंगी सेशन को, बस 15-20 मिनट और लूंगी बेटा एंड दैट्स ऑल। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद है मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका ऑडिट कैसे करना। सिमिलर, द ऑडिटर शुड केयरफुली गो थ्रू द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। द ऑडिटर शुड एग्जामिन द रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। द टेस्ट चेक करो कि इंटरनल चेक सही चल रहा है, इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं, जो भी शेयर कैपिटल का पैसा आ रहा है सही जगह डिपॉजिट है कि नहीं, सही तरीके से हमने उसको रिकॉर्ड किया है नहीं, ईयरली मेंटेनेंस रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, पैसा आपने कहीं पर भी सोसाइटी का एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका इंटरेस्ट और डिविडेंड आ रहा है कि नहीं, मेंबर्स ने सही तरीके से अपनी मेंबरशिप फीस दी है या नहीं दी है। आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स को चेक करवा लीजिए, लोन अगर आपने कोई दिया है तो वो चेक कर लो, रेफरेंस ऑफ एनी रेजोल्यूशन जो कमेटी ने पास किया वो चेक कर लो, किसी का पैसा 6 महीने से ज्यादा और 5 साल तक तो बाकी नहीं है, ओवरड्यू पेमेंट्स है तो उसको बता दीजिए, बैड डेब्ट्स है तो चेक कर लीजिए। इफेक्टिवली ईच एंड एवरीथिंग विच हैपेंस इन अ सोसाइटी उसको चेक, वेरीफाई, ऑब्टेन, चेक, वेरीफाई, ऑब्टेन, और एक लाइन मत भूलना, check the internal control, check the internal setup, accordingly decide your audit procedure। ये हर जगह लिख लेना, किसी भी ऑडिट को जाने से पहले उस सिस्टम का इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक जानना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंगली आपका ऑडिट प्रोसीज्योर, ऑडिट प्रोग्राम बनता है। क्या इस टाइप के आंसर्स कोई डिफिकल्ट है क्या? नहीं। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो है कारो वाला, वो फटाफट कर लेते हैं। कारो से रिलेटेड एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, कारो से रिलेटेड एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा। तो मैंने आपको उसी सीक्वेंस से पढ़ाया। एक क्वेश्चन बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग्स में जनरली ऑडिट नोटबुक, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोग्राम का बन सकता है, यस। दूसरा क्वेश्चन आपका जनरली जो बनेगा, ऑडिट ऑफ एनी लाइन आइटम, कुड बी एन असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। जनरली असेट एंड लायबिलिटी से पूछते हैं। किसी एंटिटी का ऑडिट जरूर पूछ सकते हैं, कोई भी एंटिटी हो सकती है, आंसर लिखना मैंने सिखा दिया। कारो का एक क्वेश्चन फॉर श्योर बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो बनेगा वो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल, कैजुअल वैकेंसी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑलमोस्ट अगर आप 3 से 4 घंटे भी अगर इतनी स्मार्ट वे में एग्जाम से पहले अपने ऑडिट को रिवाइज कर लिया, ट्रस्ट मी आराम से वो 50 मार्क्स का पेपर आपकी ग्रिप में है। सिर्फ लिखना थोड़ा सा आपको आना चाहिए, उसके लिए आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है, सिर्फ उसको थोड़ा सा अच्छे से एग्जाम में टाइम लगा के मेहनत करके उसको लिख देना, दैट्स इट, इतना सा और कर देना। चलो आ जाते हैं कारो पे। अब लास्ट 3-4 क्वेश्चंस बचे हमारे। Shall I? Yes. कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। अगर मेरा पेड अप कैपिटल इतना है, टर्नओवर इतना है, क्या मेरे पर कारो लगेगा क्या? सिंपली कारो इज एप्लीकेबल, कारो 2020 इज एप्लीकेबल टू ऑल प्राइवेट कंपनीज एक्सेप्ट whose
ग्रॉस रिसीव और रेवेन्यू इज लेस देन 10 CR, याद कर लेना। पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, बोरिंग्स इज लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। सिंपल, आपको याद रख लेना है। ये पॉइंट्स याद रखते ही आप बता देना व्हाई इज कारो नॉट एप्लीकेबल। तो कारो की लिमिट लर्न होनी चाहिए। कारो किस पे लगता है, ये लिमिट्स आपको याद होनी चाहिए। किस पे नहीं लगता वो प्लीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आर द पॉइंट्स ऑडिटर शैल, व्हाट आर द पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स आपको कारो में स्टेट करने पड़ते हैं। अगेन ये भी आपको लर्न करना पड़ता है। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जल्दी से देख लेंगे यहां से। द ऑडिटर इन हिज ऑडिट रिपोर्ट शैल रिपोर्ट इन केस ऑफ कंपनी हैज गिवन एनी लोन, लोन से रिलेटेड है। क्या क्या पॉइंट्स लोन से रिलेटेड कारो में रिपोर्ट होना चाहिए, ये क्वेश्चन में है। What are the points auditor shall state in his report when he discovers that loan has been given by a limited company during the year? How an auditor shall report to comply with CARO in respect of documents and records for secured loan given? How an auditor shall report in audit report to comply with CARO in respect of loan? Basically, CARO में लोन से रिलेटेड कैसे डिस्क्लोज करना होता है एज ए ऑडिटर, ये पूछा जा रहा है। देखो, auditor in his audit report, CARO shall report in case of company has given any loan, whether the loan has been properly secured, details of parties and the amount involved, whether the rate of interest and other terms or conditions are in agreement with the interest of the company, whether the payment of the principal amount and interest is regular, and if not regular, is it overdue more than 90 days? Separate disclosure has to be done. Is the document regarding the securities properly pledged, properly maintained? Are these loans given or taken from related parties? Simple common sense बेटा। लोन कहाँ दिया, किसको दिया, कितने का दिया, क्या वो समय से पैसा दे रहा है, क्या ओवरड्यू तो नहीं है ना, अगर है 6 महीने से ज्यादा है क्या रिलेटेड पार्टी से तो लोन नहीं है। सिंपल, क्या हमने कहीं पर इस पेपर को कहीं और प्लेज तो नहीं किया। सिंपल। बेसिकली ऑडिट कैसे करते हैं, और डिटेल ऑडिट कारो ने बता दिया कि भाई हमको ये चाहिए, ये चेक करो, यस है या नो है। तो कारो कुछ नहीं, ऑडिट ही बता रहा है, बट और डिटेल में उसके पॉइंट्स कारो ने बता दिए कि हमें लोन का ऑडिट ऐसा चाहिए, ताकि गलती से भी कोई ऑडिटर ये ना बोले कि हम ये पॉइंट मिस कर गए। तो कैसे कितना कितना डिटेल ऑडिट होगा लोन से रिलेटेड, वो कारो ने जो बताया वो आपको चेक करके बताना, यस और नो। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट, ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। Important question, same like difference between statutory audit and internal audit. Audit report एक ओपिनियन है, ऑडिट सर्टिफिकेट एक कंफर्मेशन है एक्यूरेसी का। यहाँ पर ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है, यहाँ पर करेक्ट कंफर्मेशन दिया जा रहा है। ये अजम्पशंस एंड एस्टिमेट पे बेस्ड है, ये एक्चुअल फैक्ट्स पे ऑडिट सर्टिफिकेट बेस्ड होता है। ये लार्ज होता है, ये एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित रहता है, जैसे कि स्टॉक से रिलेटेड ऑडिट सर्टिफिकेट। ये कंस्ट्रक्टिव एडवाइस है, इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव, इट कैन बी एडवाइस, वाइज वर्सा, जैसा सिचुएशन होगा वैसा सर्टिफिकेट होगा। इट इज एन ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर अबाउट द एक्यूरेसी, इट इज अ गारंटी अबाउट द एक्यूरेसी। दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दिस इज सबमिटेड हूएवर रिक्वायर्स इट। इट इज एन ओपिनियन, इट इज अ कंफर्मेशन। ये एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होता है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। It is addressed to the members, it is addressed to whomsoever concerned. तो सिंपल अगर बात में बोलूं, ऑडिट रिपोर्ट जो हम देते हैं वो एक ओपिनियन होता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू है, फेयर है, सही है, रीजनेबली सही है, क्वालिफाइड है, एकदम अनक्वालिफाइड बहुत अच्छा है, डिपेंड करता है जो भी है। आप एक ओपिनियन देते हो। जब आप किसी को सर्टिफिकेट देते हो एज एन ऑडिटर, ऑडिट सर्टिफिकेट देते हो, इसका मतलब आप अफर्मेशन दे रहे हो, कंफर्मेशन दे रहे हो उस वैल्यू का, उस क्वांटिटी का। मान लो स्टॉक कितनी क्वांटिटी है, एज एन ऑडिटर अगर मैं बोली 600 क्वांटिटी है, तो एक्चुअली 600 क्वांटिटी है। आई एम गिविंग अ कंप्लीट अफर्मेशन फॉर द करेक्टनेस ऑफ दैट वैल्यू, 600 क्वांटिटी। पॉइंट क्लियर? तो याद रखना, ऑडिट रिपोर्ट में हम ओपिनियन देते हैं, ऐसा ऐसा। ऑडिट सर्टिफिकेट में हम कंफर्मली कहते हैं कि भाई ऐसा है। समझ आ गया? बस इसी पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छे से लिख देना एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा। नो शॉर्टकट टू दिस, इसके एक एक पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। याद रखना, सबसे पहले हम लिखते हैं टाइटल, किसको एड्रेस कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ,
फिर ऑडिटर्स ओपिनियन, स्कोप पैराग्राफ जहां पर बेसिस ऑफ ओपिनियन कैसे हमने लिखा, गोइंग कंसर्न फॉलो हुआ है या नहीं, की ऑडिट मैटर्स, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, फर्दर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, किस दिन रिपोर्ट बना एंड सिग्नेचर। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपके कारों में होना, ऑडिट रिपोर्ट में होना चाहिए। मैं फिर से कह रही हूँ, आपकी ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या एक्सपेक्टेड है। एज एन ऑडिटर आपके ऑडिट रिपोर्ट में टाइटल, एड्रेस कर रहे हो किसको, आपका ओपिनियन एंड पूरा बेसिस ऑफ योर ओपिनियन, पूरा कहानी। देन गोइंग कंसर्न हैज बीन फॉलोड, की ऑडिट मैटर्स क्या क्या था, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आप किसी और को रिपोर्ट कर रहे हो, आपकी और ज्यादा क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, डेट एंड साइन। प्लीज लर्न दिस हेडिंग। अंदर के पॉइंट्स फिर आप अपने हिसाब से लिख देना। थोड़ा सा मैं फटाफट रीड कर देती हूँ ताकि आपको पता हो कि आंसर्स कैसे लिखेंगे। चलो, the auditor's report should have an appropriate title, that is independent auditor's report. It should be distinguished from other report. Addressee. The auditor report should be appropriately addressed as required by the circumstances of the engagement and applicable laws. Introductory paragraph, auditor's opinion. The auditor report shall identify the financial statement of the entity have been audited, including the date and period covered in the financial statement. Classify the title of each statement. Refer to the notes. Scope. The auditor report shall describe the scope of the audit. पूरा scope आप इसमें बता देना. Whether going concern has been followed, it is very important. For audits of complete set of general framework listed company, communicate the key audit matters. Statement preparation of financial statement as per going concern is the responsibility of management. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ता है कि भाई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, हमने सिर्फ उसको वेरीफाई किया है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? द स्टेटमेंट दैट वी आर जस्ट, he shall mention the object of audit. He shall also state that he is only giving an opinion. He is only giving an opinion. उसने उसको बनाया नहीं है। और किस किस को इसने सारे रिक्वायरमेंट्स किस किस अथॉरिटीज के पूरे किए, डेट एंड देन साइन। तो दीज आर द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर ऑडिट रिपोर्ट। तो प्लीज इंश्योर करना कि आप इसको लर्न कर लेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसके की पॉइंट्स याद रहने चाहिए, फिर आप अंदर में अपनी लैंग्वेज में चीजों को फिल कर देना। लास्ट क्वेश्चन, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट? कब ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट? स्टेट द सर्कमस्टेंसेस दैट मे लीड टू अ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट अदर देन अ अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। यहाँ पर ना बच्चों से गड़बड़ होती है। बच्चों को क्वालिफाइड का मतलब लगता है सही, अनक्वालिफाइड का मतलब लगता है गलत। पहले तो ना प्लीज दिमाग से एक चीज निकालो, सिंपल इस वर्ड को समझो। क्वालिफाइड का मतलब जब ऑडिटर अपने ओपिनियन दे रहा है तो मतलब 90% चीजें सही है, कुछ चीजें उसको अपनी मार्क नहीं रखी तो उसने उस पर अपना क्वालिफिकेशन रेज कर दिया, मतलब ऑब्जेक्शंस, मतलब रिजर्वेशन रेज कर दिया। पॉइंट क्लियर? और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब है पूरे की पूरे फाइनेंशियल्स अप टू मार्क है, ट्रू एंड फेयर है, एविडेंस है, सही है, कहीं पर भी उसको कोई डाउट नहीं है, क्लियर रिपोर्ट है, क्लियर बैलेंस शीट है। बात समझ आई क्या? तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इज वन वेयर एन ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर ऑफ द फाइनेंशियल सब्जेक्ट टू सर्टन रिजर्वेशंस। कहीं ना कहीं कुछ रिजर्वेशंस है, इतना नहीं पता, सर्टन टू सर्टन कुछ रिजर्वेशंस, देन इट इज अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। एंड अगर अनक्वालिफाइड कर देते हैं इसका मतलब देयर इज नो रिजर्वेशंस, फुल एंड फाइनल क्लियर, अच्छी बैलेंस शीट है, ट्रूली एंड फेयर व्यू है, कोई रिजर्वेशंस नहीं है मेरी तरफ से। तो ये एक अच्छा पॉइंट बनता है जहां पर बच्चों आपसे गड़बड़ होती है, प्लीज एरर नहीं करेंगे। क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड वर्ड को जरा अच्छे से पढ़ेंगे एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन को भी। यस, तो जरा मैं फटाफट आपके लिए पढ़ देती हूँ। A qualified audit report is one where an auditor gives an opinion on truth and the fair of the financial statement subject to certain reservations. The auditor's reservation is generally stated as subject to the above, where we report the balance sheet shows true and fair view. कुछ चीजों को छोड़ के बाकी सारी चीजें true and fair है। Qualified report is submitted by the auditor when the overall impact of all reservations or qualification taken together is not so material enough to tell कि true and fair view नहीं दिख रहा। But it is important to bring into the notice of all the shareholders what are the area जहां पर मुझे थोड़ा सा reservations है। Is the point clear? Where the auditors is unable to obtain all the information, वो लिख देगा।
एब्सेंस ऑफ कोई वाउचर इन्फॉर्म कर देगा, बुक्स को डिस्ट्रॉय करने की की गई या एक्सीडेंटली हो गई वो, वहीं पर बुक्स और रिकॉर्ड्स अनअवेलेबल रहे, प्रॉपर बुक्स नहीं मेंटेन थे, बैलेंस शीट एंड पीएनएल ढंग से अग्री नहीं कर रहे थे, इंफॉर्मेशन लॉ के हिसाब से नहीं था, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, डेटर्स क्रेडिटर्स सही से दिखाए जा नहीं रहे थे, रिक्वायर्ड लॉ के हिसाब से डिस्क्लोजर नहीं है, प्रोविजंस ठीक से बने हुए नहीं है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस वायलेट हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर ऑडिटर को लगता है ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, बट वो इतना भी वायलेट नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा मिसस्टेटेड है, उस केस में वो ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर जजमेंट दे के सब्जेक्ट टू दीज आर द एरियाज जहां पर वो अपने रिजर्वेशंस दे देगा, और वो सब्जेक्ट टू एरियाज क्या होते हैं, जहां उसको ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले होंगे ठीक से, मैनेजमेंट में सपोर्ट नहीं किया होगा, या बुक्स ठीक से मेंटेन, व्हाटएवर XYZ हो सकता है। तो दिस इज द क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। यस, तो मैंने सारे 30 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। दैट्स ऑल, दीज आर द सुपर 30 क्वेश्चंस जहां पर मैंने क्विकली पूरे के पूरे तीनों चैप्टर्स, बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग्स, ऑडिट ऑफ अदर एंटिटीज एंड आपका कंपनी ऑडिट, फटाफट उसके मेन सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश किए। और इस क्वेश्चंस को करवाते वक्त मैंने ध्यान रखा कि मैं आपकी कहीं ना कहीं चैप्टर्स की कुछ ना कुछ, मोस्ट ऑफ द पार्ट को भी कवर अप कर लूं, ताकि आपका रिविजन भी फटाफट हो जाए। यस, बट बच्चों अगर एक और चीज मैं कह रही हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ, मैं इमीडिएटली आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर लूंगी, बट उसके लिए मैसेज करना पड़ेगा पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। द मैक्सिमम मैसेजेस आई गेट, आई इंश्योर आई शेयर द पीडीएफ सून। एंड एक और चीज, ध्यान से आराम से ऑडिट का पेपर लिखो, सोचो नहीं ज्यादा, अपने मन में ये बार बार कहना छोड़ दो कि सेम मिलर आंसर आ रहे हैं। भाई जब भी हम थ्योरी लिखते हैं, लिखते वक्त वर्ड सिमिलर है, जब आप लिखोगे फ्लो में अपने आप आपको लाइंस मिलते जाएंगे, इसलिए ज्यादा सोचो मत, हो जाएगा, अपने ऊपर भरोसा रखो और इसी भरोसे के साथ अपना पेपर देने जाओ। एंड यस, आपको बचाने के लिए मेरा कंपनी अकाउंट्स हमेशा आपके साथ रहता है, जहां पर हमेशा एक बड़ा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आपके पास आएगा, कैश फ्लो का क्वेश्चन आ जाएगा, रिडम्पशन का क्वेश्चन आ जाएगा, ये तीनों क्वेश्चन आपको बचा लेते हैं कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट को क्लियर करने के लिए। तो यस, इस सब्जेक्ट में तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, ऑडिट समझा दिया, कंपनी अकाउंट्स आपको अच्छे से आता है, और वर्स्ट से वर्स्ट दोनों के कॉम्बिनेशन को कोशिश करेंगे यूज करके एग्जामिशन लाने की, बट कुछ ना हो पाया तो भी आपको पता है आपका कंपनी अकाउंट्स इस नैया को पार करा देगा। उस केस में मैक्सिमम क्वेश्चंस कंपनी अकाउंट से ऑप्ट करिएगा, कम से कम क्वेश्चन ऑडिट के ऑप्ट करिएगा। बट दैट्स ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप डूइंग योर हार्ड वर्क फॉर नेक्स्ट 10 days। दैट्स इट, 10 days भी नहीं, 8 से 9 दिन है बस, अगले 8 दिन हारना नहीं है, बस काम करते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।